So hello guys, welcome back to my channel HK Official. Yeah, I'm there with you with unit 4 of CNS and I'll try to cover your CNS syllabus as soon as possible. तो लास्ट वीडियो में यूनिट 3 आपने देख लिया. मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड PYQs हैं उनके मैंने सेपरेट वीडियो भी बना दी है, चाहे वो आपके वन शॉट के अंदर भी अवेलेबल है. तो आप जो है रिवीजन के टाइम पे वो जो शॉर्ट 5-5 10-10 मिनट की वीडियो है वो आप रेफर कर सकते हो बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो प्लीज वो प्रिपेयर करना मत भूलना. यहाँ पर यूनिट 4 के अंदर भी हम देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं विद पीवाईक्यू. ये नोट्स के अंदर मैंने सारे पीवाईक्यूज भी इंक्लूड कर रखे हैं बिफोर द कॉन्सेप्ट, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. एंड हाँ पीवाईक्यूज कौन से हैं तो 2024, 23 एंड 22 ये 3 सालों के मैंने सारे पीवाईक्यूज कंसीडर किए हैं. फाइन, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड आई ट्राई टू कवर इट एज सून एज पॉसिबल. तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी. ठीक है, तो अभी तक हमने नेटवर्क लेयर के बारे में समझा. तो नेटवर्क लेयर का बेसिक क्या रूल है कि वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा सेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. बट हर एक कंप्यूटर के अंदर काफी सारी एप्लीकेशंस रन हो रही होती है ना एट द सेम टाइम. लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप आप रन कर रहे हो, यूट्यूब रन कर रहे हो, ब्राउजर रन कर रहे हो, ईमेल, काफी सारे एप्लीकेशंस है आपके पास. सो क्वेश्चन ये है कि जब डेटा आपके कंप्यूटर में रीच करता है थ्रू नेटवर्क लेयर, तो वो कैसे उसको पता चलता है, सिस्टम को कैसे पता चलता है कि कौन से एप्लीकेशन के अंदर यानी कि कौन से प्रोसेस को वो डेटा रिसीव करना चाहिए. दिस इज वेयर योर ट्रांसपोर्ट लेयर वर्क्स. लाइक आप ऐसे समझ लो डिलीवरी बॉय की तरह जो कि पार्सल आपने के फ्लैट जो है ना, करेक्ट फ्लैट उस तक पहुंचाता है. सिर्फ बिल्डिंग तक पहुंचा के नहीं छोड़ता है, वो फ्लैट तक पहुंचाता है. क्लियर है बात? मतलब आई होप आप समझ पा रहे हो कि काफी सारे अगर एप्लीकेशंस हैं आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में, तो क्यों व्हाट्सएप का मैसेज व्हाट्सएप पर ही आता है, क्यों यूट्यूब के वीडियोस हमें यूट्यूब पर ही दिखते हैं, है ना. तो वो जो डेटा है वो एग्जैक्टली हमें उसी एप्लीकेशन में कैसे आता है, दैट इज द वर्क ऑफ योर ट्रांसपोर्ट लेयर. ठीक है, अब ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी क्या है देखो. What is process to process delivery? Network layer delivers data from host to host यानी कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर. तो अभी मैंने आपको यही बताया नेटवर्क लेयर से क्या होता है, हमारा डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा रहा होता है. ट्रांसपोर्ट लेयर डिलीवर्स डेटा फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस यानी कि एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन. मतलब कि यहाँ पर सिर्फ आपका डेटा एक करेक्ट कंप्यूटर तक नहीं पहुंचता, इट मस्ट ऑल्सो रीच द करेक्ट एप्लीकेशन इनसाइड दैट कंप्यूटर, है ना. अगर आपका जीमेल ऐप है लैपटॉप के अंदर, सो इट शुड टॉक ओनली to the Gmail server app, not to the YouTube server or not to the Facebook server. Fine. अब यहाँ पर एग्जांपल देख लो, ईमेल प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर टू ईमेल सर्वर प्रोग्राम. तो जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो आई होप आपको ये दोनों लेयर्स के बीच में डिफरेंस क्या है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हाउ इट वर्क्स, अब प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कैसे होती है यानी एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिलीवरी कैसे होती है, तो उसका यहाँ पर एग्जाम्पल यानी कि मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सबसे पहली बात पोर्ट नंबर्स, है ना, ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम देखो हर एक कंप्यूटर के अंदर जितने भी सारे एप्स रन हो रहे हैं एट द सेम टाइम, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, हर एक एप्लीकेशन को एक स्पेशल आईडी दे देता है और उसी स्पेशल आईडी को बोला जाता है पोर्ट नंबर. अब इसका क्या क्राइटेरिया है देखो. पोर्ट नंबर मतलब कि ये कितने बिट का होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. 16 बिट का ये एड्रेस होता है दैट आइडेंटिफाई स्पेसिफिक प्रोसेस और एप्लीकेशन. यानी कि हर एक एप्लीकेशन के पास एक यूनिक 16 बिट का एड्रेस होता है. ठीक है, अब ये आपका यहाँ पर देख लो रेंज क्या होती है इसकी, 0 से लेके 65,000 समथिंग, है ना. यानी कि अब ये कैसे आया 65,000, तो 2 raised to 16 के वजह से, क्योंकि 16 बिट एड्रेस है तो 2 raised to 16 आपका आता है 65,535. ओके, तो ये टोटल पॉसिबल पोर्ट्स हैं. क्लियर. अब IP address identifies the computer, port number identifies the application. क्लियर है बात? मतलब कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, IP एड्रेस और पोर्ट नंबर का डिफरेंस. IP एड्रेस क्या करता है, कंप्यूटर आइडेंटिफाई करता है ना, यानी कि भाई कौन सा कंप्यूटर है. पोर्ट नंबर क्या आइडेंटिफाई करता है, ठीक है कंप्यूटर तो पता है लेकिन उसके अंदर कौन सा ऐप है ये पोर्ट नंबर हमें बताता है. क्लियर है. अब IANA ranges है. IANA यानी कि इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी. इट हैज डिवाइडेड द पोर्ट नंबर इनटू 3 रेंजेस. ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके ये 3 रेंजेस के अंदर डिफाइंड है. सबसे पहला है वेल नोन पोर्ट, देन रजिस्टर्ड पोर्ट, देन डायनामिक पोर्ट. तो वेल नोन पोर्ट कौन सा पोर्ट है, जो कि असाइन और कंट्रोल दोनों भी होता है थ्रू IANA ओनली. ओके, तो इसकी रेंज क्या है, 0 से लेके 1023. इस एग्जांपल में आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल 80 जो पोर्ट है वो HTTP के लिए जो है रिजर्व्ड है. 443 वाला जो पोर्ट है वो HTTPS के लिए रिजर्व्ड है. वैसे ही आपका 53 वाला पोर्ट DNS के लिए रिजर्व्ड है.
तो ये जो है ना, ये सारे असाइंड और कंट्रोल्ड है बाय ओनली और IANA। तो ये आपको याद रखना है, जो कि काफी वेल नोन पोर्ट्स हैं। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो ये एकदम VIP वाले सीट्स हैं, तो कोई और इनको यूज नहीं कर सकता फॉर रैंडम थिंग्स। अब रजिस्टर्ड पोर्ट की बात करें तो ये आता है 1024 से 49151 तक। क्लियर, तो ये कोई स्ट्रिक्टली कंट्रोल नहीं होते, नॉट असाइंड एंड कंट्रोल्ड बाय IANA, ओनली रजिस्टर्ड टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन। ठीक है, इनको रजिस्टर क्यों किया जाता है, ताकि आप जो है यूजर स्पेसिफिक और कंपनी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को यूज कर पाओ। फॉर एग्जांपल आपका डेटाबेसेस हो गया, गेम सर्वर्स हो गए, वो सारे रजिस्टर्ड पोर्ट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब डायनामिक की बात करें तो ये 49152 से 2 raised to 16 की जो वैल्यू है उस तक जाते हैं। नाइदर कंट्रोल्ड नॉर रजिस्टर्ड, देखो ये तो कंट्रोल और रजिस्टर्ड दोनों है, ये कंट्रोल नहीं होता बट हाँ यहाँ पर रजिस्टर्ड है, राइट। लेकिन यहाँ पर तो ना ही रजिस्टर्ड है ना ही कंट्रोल होते हैं, यूज्ड बाय एनी प्रोसेस, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन इसको यूज कर सकता है। दीज आर इफेमरल पोर्ट्स। क्लियर है, तो यहाँ पर इनको टेम्पररीली यूज किया जाता है। आप ऐसे समझ लो मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल टेम्पररीली जो भी हमें पोर्ट्स यूज करने हैं वो हम इनके लिए यूज करते हैं। तो डायनामिक या फिर इसको आप प्राइवेट पोर्ट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया ये। सॉकेट एड्रेसेस की बात करें तो सॉकेट एड्रेस क्या होता है, सॉकेट एड्रेस मतलब जस्ट हैविंग IP एड्रेस इज नॉट इनफ। ठीक है, वी मस्ट ऑल्सो नो पोर्ट नंबर, सो वी कंबाइन देम टू फॉर्म अ सॉकेट एड्रेस। तो IP एड्रेस को पोर्ट नंबर के साथ कंबाइन करके जो बोलते हैं वो है आपका सॉकेट एड्रेस। तो ये देखो ये जो है ये पूरा का पूरा आपका सॉकेट एड्रेस है। ठीक है, इसका मतलब ये जो है 192.168.1.10 कोलन से पहले ये आपका IP एड्रेस है, और कोलन के बाद जो है वो आपका पोर्ट नंबर है, यानी कि एप्लीकेशन है। ठीक है, ये है कंप्यूटर और ये है आपका एप्लीकेशन। सो दिस कॉम्बिनेशन यूनिकली आइडेंटिफाइज अ प्रोसेस ऑन द इंटरनेट। क्लियर, अब ये देखो ये डायग्राम है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ऑन द टॉप सी you have two boxes which are labeled as processes, clear, left and right. So these represent two applications, like वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। क्लियर, ऐसा समझो कि ये वाला जो है ये जीमेल क्लाइंट है। ठीक है, ये जीमेल क्लाइंट है और ये क्या है, जीमेल का सर्वर है, ऐसे समझ लो, है ना। तो ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी हो रही है विच इज डन बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी हो रही है जो कि आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर कर रही है। अब सी, आपके पास क्या है, यहाँ पर दो कंप्यूटर्स हैं एंड उनके बीच में क्या है, राउटर्स भी प्रेजेंट है। क्लियर है बात, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो कंप्यूटर्स के बीच में क्या हो रहा है, आपकी होस्ट टू होस्ट डिलीवरी हो रही है या फिर नोड टू नोड डिलीवरी हो रही है, जो कि किससे होती है, नेटवर्क लेयर से हो रही होती है ना, नेटवर्क लेयर से हो रही होती है आपकी होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। सो यहाँ पर जो है डेटा मूव करता है आपका प्रोसेस से लेके ट्रांसपोर्ट लेयर से। ठीक है, फिर उसके बाद नेटवर्क से, एंड देन नेटवर्क की वजह से वो जाता है राउटर्स तक, राउटर्स से वो सारे कंप्यूटर्स में पहुंचता है, एंड अगेन ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज होके एक एक प्रोसेस तक पहुंचता है। समझ में आ रही है बात। सो ऐसा समझो कि आप क्या कर रहे हो, एक लेटर सेंड कर रहे हो, तो होस्ट टू होस्ट डिलीवरी में क्या हो रहा है, पोस्ट ऑफिस आपके लेटर को करेक्ट बिल्डिंग तक ही भेज रहा है, लेकिन प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी यानी कि फिर आप ऐसा समझो कि आपके घर तक, आपके फ्लैट तक डिलीवरी हो रही है। सो दिस इज वेरी मतलब सिंपल थिंग, जो कि यहाँ पर सिर्फ होस्ट टू होस्ट डिलीवरी और प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी में डिफरेंस बताया जा रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। तो बस आपको अगर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी पे क्वेश्चन आता है तो आप यही बस इतना ही जो है लिख सकते हो, ये डायग्राम बना सकते हो। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज के अंदर ये देख लो PYQ, लिस्ट एंड एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज। तो देखो ये PYQ है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है, फाइन। अब यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे लिए क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो हमें यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहली बात, मेन सर्विसेज क्या है, मेन सर्विसेज हैं और कौन सी की सर्विसेज प्रोवाइडेड है। तो सबसे जो मेन सर्विस है वो है TCP और UDP, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस यूनिट का। ठीक है, तो TCP जो है वो आपका ऐसा समझो कि टेलीफोन कॉल की तरह काम करता है। कॉल करने से पहले यू फर्स्ट एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। ठीक है, दोनों साइड से हम बोलते हैं ना हेलो, तो वो वाली चीज है, इसके वजह से कम्युनिकेशन रिलायबल होता है। तो ये है आपका TCP। तो यहाँ पर क्या है, इट एस्टैब्लिशेस कनेक्शन बिफोर डेटा ट्रांसफर, है ना, एक प्रॉपर हैंडशेक होता है आपके मतलब जो है ना ट्रांसफर से पहले, डेटा ट्रांसफर से पहले एक प्रॉपर हैंडशेक होता है जो हम 3-वे हैंडशेक पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद रिलायबल डिलीवरी गारंटीड, मतलब अगर एक पैकेट लॉस्ट हो जाता है तो TCP क्या करता है, उसको वापस से भेजता है, इसलिए डिलीवरी जो है वो गारंटीड है। उसके बाद डेटा अराइव्स इन ऑर्डर,
मतलब जो पैकेट्स हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं इन द करेक्ट ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल आपका डाउनलोडिंग अ फाइल, तो जब आप पीडीएफ डाउनलोड करते हो, सॉन्ग्स डाउनलोड करते हो, एप्स डाउनलोड करते हो, डेटा मस्ट बी परफेक्ट, राइट? तो वहां पर क्या यूज होता है? टीसीपी यूज होता है। समझ में आ गई बात? तो ये है कनेक्शन ओरिएंटेड, दोनों तरह मतलब दोनों भी साइड से कनेक्शन पहले स्टैब्लिश किया जाता है बिफोर डेटा ट्रांसफर। फिर आपके पास है कनेक्शन लेस सर्विस, तो यहाँ पर कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता है, सेंडर जो है नहीं पूछता है, हेलो वगैरह नहीं करता है। फास्ट बट अनरिलायबल, स्पीड जो है इसकी प्रायोरिटी है लेकिन एक्यूरेसी इसकी प्रायोरिटी नहीं है। यू कैन नॉट मतलब गारंटी द डिलीवरी। डेटा में अराइव आउट ऑफ ऑर्डर और गेट लॉस्ट, ठीक है? तो यहाँ पर कोई रीट्रांसमिशन नहीं होता, तो और कोई रीऑर्डरिंग भी नहीं होती, तो आपका जो डेटा है वो आउट ऑफ ऑर्डर जो है वो अराइव हो सकता है या तो फिर अराइव ही नहीं हो सकता है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, तो जैसे लाइव स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग होती है तो इट्स ओके अगर कोई छोटा मोटा फ्रेम लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड मैटर करती है ना? तो यूडीपी मतलब ये फास्ट है बट अनरिलायबल है। कनेक्शन लेस, कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है? तो ये है मेन सर्विसेज जो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड करता है। अब बाकी जो मतलब छोटे मोटे फंक्शंस हैं वो क्या है, जो की सर्विसेज हैं प्रोवाइडेड बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। सबसे पहले है रिलायबल डेटा ट्रांसफर। सो ये जो है आपके लाइक हर एक एप्लीकेशंस में होना चाहिए जहां पर एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है ना? सो दिस इंश्योर्स डेटा रीचेस द डेस्टिनेशन करेक्टली, तो कोई करप्शन नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा। यूजेस एक्नॉलेजमेंट्स एंड रीट्रांसमिशंस, मतलब रिसीवर जो है वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ मुझे ये जो है मिल गया है, रिसीव्ड इट, लेकिन अगर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली है तो फिर सेंडर क्या करता है? उसको रीट्रांसमिट करता है ना? तो ये सबसे बड़ी की सर्विस है आपके ट्रांसपोर्ट लेयर की। उसके बाद है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल यानी कि जहां पर आपका फ्लो कंट्रोल की वजह से आपका फास्ट सेंडर जो है ना, बेसिकली अगर फास्ट सेंडर है और स्लो रिसीवर है तो दोनों के बीच में कंट्रोल होता है, तो दैट इज योर फ्लो कंट्रोल। तो ये भी आपका आपके सर्विस प्रोवाइडेड है बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इट प्रिवेंट सेंडर फ्रॉम ओवरवेमिंग द रिसीवर, है ना? अगर रिसीवर का जो बफर है वो छोटा है या फिर स्मॉल बफर है तो सेंडर मस्ट स्लो डाउन हिज स्पीड, है ना? धीरे धीरे सेंडर को भेजना चाहिए डेटा। रिसीवर कंट्रोल्स द सेंडर्स स्पीड, है ना? तो रिसीवर बोलता है भाई कि धीरे भेजो या फिर फास्ट भेजो, डिपेंडिंग ऑन इट्स कैपेसिटी। क्लियर है? देन कंजेशन कंट्रोल भी इसके अंदर आ जाता है। कंजेशन हैपेंस व्हेन टू मेनी डिवाइसेस सेंड डेटा एट द सेम टाइम इन द नेटवर्क। फाइन, तो इसके वजह से इट प्रिवेंट्स नेटवर्क ओवरलोड। ओके, तो ट्रांसपोर्ट लेयर की वजह से ट्रैफिक जो है नेटवर्क में वो कंट्रोल होता है। सेंडर एडजस्ट द स्पीड बेस्ड ऑन नेटवर्क कंडीशंस, अगर नेटवर्क जाम है तो स्पीड रिड्यूस हो जाती है, नेटवर्क फ्री है तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है ना? तो ये है आपका कंजेशन कंट्रोल। फिर है मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, तो यहाँ पर जो है ये एक ऐसी सर्विस है जिसकी वजह से मल्टीपल एप्लीकेशन जो है वो नेटवर्क का यूज कर पाते हैं एट द सेम टाइम। ओके, तो मल्टीपल एप्लीकेशंस कैन यूज नेटवर्क साइमल्टेनियसली, तो आप जो है यूट्यूब भी रन कर सकते हो, व्हाट्सएप भी रन कर सकते हो, ईमेल भी रन कर सकते हो एट द सेम टाइम। तो दिस यूजेस पोर्ट नंबर्स टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन। सो जो डेटा रीच होता है करेक्ट एप्लीकेशन पे वो किसके मतलब वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द पोर्ट नंबर, है ना? देन एरर डिटेक्शन, तो चेकसम का यूज करते हैं हम टू डिटेक्ट द करेक्टेड डेटा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? चेक करता है कि आपका जो डेटा है क्या वो चेंज तो नहीं हो गया ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, एंड इसके लिए चेकसम मेथड का यूज होता है। तो ये 5 आपके जो है की फंक्शंस हैं: रिलायबल डेटा ट्रांसफर, फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल, मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग एंड एरर डिटेक्शन। ठीक है, तो ये जो है आपको आंसर लिखना है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। लिस्ट एंड एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज, मेन सर्विसेज अच्छे से बता दोगे और की सर्विसेज अच्छे से बता दोगे। फाइन, आई होप अब ये क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉकेट प्रोग्रामिंग। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज सॉकेट, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉकेट, एक्सप्लेन सॉकेट फंक्शंस यूज्ड इन कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस सर्विसेज विद द डायग्राम। तो कनेक्शन ओरिएंटेड है आपका टीसीपी, कनेक्शन लेस है आपका यूडीपी। तो ये जो है आपको एक्सप्लेन करना था। तो सॉकेट के लिए देखो व्हाट इज सॉकेट, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो आप ऐसा समझो सॉकेट आपके जो घर है ना उसका डोर है, ठीक है? डेटा जो एंटर करता है एप्लीकेशन के अंदर तो वो इस डोर से एंटर करता है एंड गोज आउट थ्रू दिस डोर इटसेल्फ। तो सॉकेट क्या है? एक ऐसा इंटरफेस है आपके एप्लीकेशन का और आपके नेटवर्क के बीच का जिससे आपका जो डेटा है वो ट्रांसफर होता है। सो सी सॉकेट इज द इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन and the network, like a door through which data enters and exits the application. It identified by IP address plus port number. तो सॉकेट एड्रेस ही क्या होता है? IP एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर। तो यही आपके सॉकेट का एड्रेस होता है। आई होप आप समझ चुके हो। टाइप्स ऑफ सॉकेट क्या क्या है? स्ट्रीम सॉकेट और डेटाग्राम सॉकेट।
तो स्ट्रीम सॉकेट क्या है, ये सॉकेट आपका टीसीपी के अंदर यूज होता है, ठीक है, टीसीपी के अंदर यूज होता है। तो जो स्ट्रीम सॉकेट है, अगेन अगर ये टीसीपी में आपका मतलब यूज हो रहा है, मतलब कि ये आपके टेलीफोन कॉल की तरह है, कनेक्शन फास्ट हो जाएगा, रिलायबल कम्युनिकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इट यूजेस टीसीपी प्रोटोकॉल, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, रिलायबल एंड ऑर्डर डेटा डिलीवरी, मतलब जो टीसीपी के फंक्शंस है वही आपको यहाँ पे लिखने हैं। एंड इट इज यूज्ड फॉर फाइल ट्रांसफर, ईमेल एंड वेब ब्राउजिंग। डेटाग्राम सॉकेट की बात करें तो ये यूडीपी प्रोटोकॉल में यूज होता है, कनेक्शनलेस, फास्ट बट अनरिलायबल वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेम्स एंड डीएनएस क्वेरीज। तो आई होप आप समझ चुके हो कि इसमें क्या क्या लिखना है। बस याद रखो स्ट्रीम सॉकेट और डेटाग्राम सॉकेट, ये आपके टाइप्स ऑफ सॉकेट्स हैं, ठीक है। अब सॉकेट फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो अगेन टीसीपी के लिए अलग फंक्शंस हैं और यूडीपी के लिए अलग फंक्शंस है, तो प्लीज इस चीज पे ध्यान देना, सॉकेट फंक्शंस फॉर टीसीपी। अब वैसे ये यहाँ पर भी क्वेश्चन है आपको, है ना, सॉकेट फंक्शंस, लेकिन इसके ऊपर एक ऐसा भी क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन सॉकेट फंक्शंस यूज्ड इन कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज, मतलब कि सिर्फ टीसीपी का एक्सप्लेन करने बोला था एंड ये डायग्राम बनाने बोला था। कितना ज्यादा सिंपल है। तो अब देखो आपको सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी समझ में आ रहे हैं, तो आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो रही है। प्लीज प्लीज इसी बात पे लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉकेट फंक्शंस फॉर टीसीपी जो कि कनेक्शन ओरिएंटेड है। तो देखो दो होते हैं, सर्वर साइड फंक्शंस होते हैं और क्लाइंट साइड फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सर्वर साइड फंक्शंस हैं वो क्या है, आपके सॉकेट फंक्शन है। सॉकेट फंक्शन क्या करता है, वो ऑब्वियसली सॉकेट को क्रिएट करेगा। सॉकेट बोलेगा कि आई एम क्रिएटिंग अ डोर, जिससे आपका जो क्लाइंट है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है बाइंड फंक्शन। बाइंड फंक्शन क्या करता है, आईपी एड्रेस असाइन करता है और पोर्ट भी असाइन करता है टू द सॉकेट। तो ये क्या बोलता है कि मतलब एग्जैक्टली कि जो मेरा घर है या फिर माय शॉप इज लोकेटेड एट दिस एड्रेस एंड ये शॉप नंबर है, ठीक है। देन लिसन फंक्शन, लिसन फंक्शन क्या करता है, ऑब्वियसली क्लाइंट कनेक्शंस का वेट करता है ना। सो सर्वर अपने डोर्स ओपन कर देता है एंड वेट करता है, फाइन, जैसे कि आपका शॉपकीपर कस्टमर्स के लिए वेट करता है, एग्जैक्टली द सेम सर्वर क्लाइंट्स के लिए वेट करता है। एक्सेप्ट फंक्शन है, एक्सेप्ट फंक्शन क्या करता है, इनकमिंग कनेक्शन को एक्सेप्ट करने का काम करता है। तो जब भी कोई क्लाइंट आपके सर्वर से कनेक्ट होना चाहता है तो फिर आपका सर्वर क्या बोलता है, ओके कम इन, आई एम रेडी टू टॉक, ओके। सो यहाँ पर आपका होता है एग्जैक्टली थ्री वे हैंडशेक, है ना, जिसके बारे में विल अंडरस्टैंड। बट अभी के लिए समझो कि एक्सेप्ट फंक्शन क्या करता है, इनकमिंग कनेक्शंस को एक्सेप्ट करने का काम करता है। फिर यू हैव दिस रिसीव और सेंड, ठीक है। तो ये जो है ये क्या करता है, रिसीव करता है या फिर डेटा को सेंड करने का काम करता है। एंड एट लास्ट यू हैव क्लोज फंक्शन जो कि कनेक्शन क्लोज करने का काम करता है, सर्वर अपने डोर्स क्लोज कर देता है, शॉप बंद कर देता है ना। तो यहाँ पर आपका कॉन्वर्सेशन एंड होता है। तो ये फंक्शंस आपको याद रखने हैं, सॉकेट फंक्शन, बाइंड, लिसन, एक्सेप्ट, रिसीव और सेंड एंड क्लोज फंक्शन, ठीक है। प्लीज इसको अच्छे से याद रख लेना। इसको क्या कुछ बना सकते हैं क्या, SBLARC, कुछ तो ऐसे आप इसको याद रख लो, क्योंकि आपको ये सारे फंक्शंस याद रहने चाहिए, क्योंकि देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ रहा है और मतलब वैसे भी क्वेश्चन आ रहा है जो कि जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। आपका क्या है, सॉकेट, बाइंड, लिसन, एक्सेप्ट, रिसीव एंड क्लोज, ठीक है। ये हो गए आपके सर्वर साइड के फंक्शंस। अब क्लाइंट साइड के फंक्शंस बहुत छोटे से हैं। सॉकेट फंक्शन है जो कि अगेन उसका सॉकेट क्रिएट करने के लिए यूज होगा, है ना। क्लाइंट का भी तो अपना कोई डोर होता है तो वो अपना सॉकेट क्रिएट करेगा। कनेक्ट फंक्शन है, ऑब्वियसली सर्वर से कनेक्ट करने के लिए क्लाइंट क्या करेगा, जाएगा नॉक करेगा सर्वर के डोर पे, तो वो कनेक्शन के लिए आपका कनेक्ट फंक्शन यूज होता है। सेंड और रिसीव फंक्शन, तो ये भी आपके वही है, सेम, सेंड एंड रिसीव डेटा के लिए। एंड एट लास्ट क्लोज फंक्शन और क्लोज कनेक्शन, ठीक है। तो ऐसा आपका होता है क्लाइंट साइड फंक्शंस। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ SC, चलो ये तो अच्छे से याद रह जाएगा, बस भूलना मत, ये वाला कनेक्ट है, ये वाला क्लोज है, ये वाला सॉकेट है, ये वाला सेंड है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्या ये दोनों भी आप याद रख सकते हो, डेफिनेटली रख सकते हो। और ये डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में विद डायग्राम क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर आपका देखो क्या है, वही सारे फंक्शंस आपने यहाँ लिख दिए, किसके, क्लाइंट के। सर्वर के सारे फंक्शंस आपने लिख दिए, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है इनके बीच में, इनके बीच में ये हो रहा है कि आपके कनेक्ट के, है ना, यहाँ पर जो क्लाइंट का कनेक्ट है और जो आपके सर्वर का एक्सेप्ट है, ये क्या है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड आपको दिख रहा है ना। तो यहाँ पर जो टीसीपी का थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस है ना, थ्री वे हैंडशेक जो प्रोसेस है वो यहाँ पर होता है, समझ में आ रही है बात, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस इस कनेक्ट फंक्शन के और इस एक्सेप्ट फंक्शन के बीच में हो रहा होता है। फिर आपका ये जो सेंड है, ये जो सेंड है और ये जो रिसीव है, इन दोनों के बीच में आपका एक्चुअल क्या होता है, डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, एक्चुअल डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, समझ में आ गई बात। एंड यहाँ पर फिर आपके मतलब
एवरीथिंग इज डन, जब सब कुछ हो जाता है तो बोथ द साइड्स कॉल व्हाट, क्लोज फंक्शन। तो यहाँ पर भी सेंड से रिसीव है, क्योंकि क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट, दोनों भी तरीके से होता है ना। एंड एट लास्ट क्लोज हो जाता है यहाँ पे, क्लियर, दोनों भी क्लोज फंक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप समझ पा रहे हो किसके बीच में आपको एरोस दिखाने हैं, कनेक्ट से एक्सेप्ट के बीच में दिखाने हैं। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में और लिख भी सकते हो कि यहाँ पर 3 वे हैंडशेक प्रोसेस होगा, फिर सेंड से रिसीव होता है जहाँ पे एक्चुअल डेटा ट्रांसफर होता है, एंड क्लोज क्लोज, क्लियर है। दिस वेट फॉर कनेक्शन रिक्वेस्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लाइंट, ठीक है, तो ये आप दिखा सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट टीसीपी सॉकेट प्रोग्रामिंग डायग्राम, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब देखो, अब यू विल से कि भाई कि बस इतना सा ही लिखना है क्या, तो यहाँ पर यही एक्सपेक्टेड है। आप क्या करोगे, पहले ये फंक्शन सर्वर साइड के और क्लाइंट साइड के दिखाओगे लिख के, सेम एज इट इज जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पर ये डायग्राम निकालने के बाद अब थोड़ा बहुत आप 5-6 लाइन लिखोगे ना डिस्क्रिप्शन के लिए, और बाकी ये क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स के लिए आ रहा है, 5 या 6 मार्क्स के लिए आ रहा है, दैट्स इनफ, ठीक है, दैट्स इनफ। अब वैसे आपको ये क्वेश्चन आया था, देखो, सॉकेट फंक्शंस यूज्ड इन कनेक्शन लेस सर्विसेज, तो कनेक्शन लेस आ गया मतलब कि यूडीपी, ठीक है। अब इसको भी डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। अब इसके फंक्शंस एंड इसके फंक्शंस में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये इसका डायग्राम है यूडीपी सॉकेट प्रोग्रामिंग का। तो देखो सर्वर साइड में क्या है आपके पास, सॉकेट फंक्शन जो सॉकेट क्रिएट करेगा, देन बाइंड फंक्शन जो कि बाइंड करेगा टू एड्रेस, है ना, बाइंड करेगा टू एड्रेस। तो सर्वर क्या करता है, अटैच करता है आईपी प्लस पोर्ट अपने सॉकेट के अंदर, है ना। तो यही काम क्या है, यूडीपी सर्वर के पास बाइंड फंक्शन होना चाहिए ताकि जो क्लाइंट्स हैं उनको पता चले कि कहाँ उनका डेटा जो है वो सेंड होने जा रहा है, ठीक है। देन रिसीव फ्रॉम, तो ये डेटा रिसीव करता है, गेट्स द सेंडर एड्रेस टू, है ना। तो यहाँ पर यूडीपी क्योंकि कनेक्शन लेस है, सर्वर को पता नहीं होता है कि कौन जो है वो मैसेज भेज रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर रिसीव फ्रॉम का फंक्शन होता है। ये क्या रिसीव करता है, डेटा रिसीव करता है, सेंडर का आईपी एड्रेस और सेंडर का पोर्ट नंबर, ठीक है, इसीलिए इसको कनेक्शन लेस बोला जाता है, क्लियर है बात। फिर रिसीव फ्रॉम के बाद सेंड टू, है ना, ताकि जो डेटा है वो सेंड हो टू स्पेसिफिक एड्रेस। तो सर्वर रिप्लाई करता है बैक बाय द स्पेसिफाइंग क्लाइंट्स आईपी प्लस पोर्ट। फिर आपका जो कनेक्शन है, यहाँ पर कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है, तो जस्ट अटैच कर दो ये डेस्टिनेशन एड्रेस को और सेंड कर दो, क्लियर है बात। और एट लास्ट क्लोज सॉकेट, है ना, SBRSC, इसको आप ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अब क्लाइंट साइड की बात करें तो इसमें तो वही मतलब आपके देख लो सॉकेट और क्लोज तो होते ही है, बस यहाँ पर सेंड टू है, मतलब सेंड डेटा टू द सर्वर एड्रेस, एंड रिसीव फ्रॉम यानी कि रिसीव जहां से करना है आपको, ठीक है। बस बहुत ज्यादा सिंपल है, SSRC ये इसका है, क्लियर। तो यहाँ पर कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, कोई कनेक्शन नहीं होता, जस्ट लिसन एंड एक्सेप्ट, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड। अब इसका डायग्राम क्या है, देख लो, ये डायग्राम है आपका, इसमें आपको वही सारे फंक्शंस लिखने हैं जो कि आपके यहाँ पर ये सर्वर साइड में है और यहाँ पर ये क्लाइंट साइड में है, ठीक है। यहाँ पर कौन से 2 एरोस दिखाने हैं, सेंड टू से आपको रिसीव फ्रॉम में दिखाना है और सेंड टू से रिसीव फ्रॉम में दिखाने हैं, दैट्स इट। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले तो आपका देख लो, आपका क्लाइंट क्या कर रहा है, आपका क्लाइंट क्रिएट कर रहा है सॉकेट, मतलब ये कौन से साइड में, राइट साइड में है। फिर उसके बाद क्लाइंट क्या करता है, अब ये क्लाइंट का कनेक्शन कब होगा, जब सर्वर का कनेक्शन होगा। तो ये है आपका यूडीपी सर्वर, ठीक है। तो सर्वर क्या करेगा, पहले यहाँ पर आपका सॉकेट क्रिएट करेगा, फिर सर्वर क्या करेगा, अपना एड्रेस सेट करेगा, एड्रेस यानी कि आईपी प्लस पोर्ट, ठीक है, वो यहाँ पर अपना बाइंड फंक्शन से करेगा। उसके बाद रिसीव फ्रॉम में सर्वर वेट करेगा किसका, डेटा का, है ना, जो कि क्लाइंट की तरफ से आएगा। और जैसे ही डेटा आ जाएगा, डेटा जैसे ही अराइव हो जाएगा, तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर को उसका सेंडर एड्रेस मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, सेंडर्स एड्रेस मिल जाएगा, क्लियर है। उसके बाद मतलब वो जो एरो है आपका वापस से मतलब क्लाइंट से कहाँ पे आ रहा है, रिसीव फ्रॉम से, ठीक है, रिसीव फ्रॉम तक आ रहा है, क्लियर है। क्यों, क्योंकि ये अपना सेंडर का एड्रेस सेंड कर रहा है, ये समझ में आ गई बात। उसके बाद ये सेंड टू फंक्शन क्या करेगा, सर्वर रिप्लाई करेगा क्लाइंट को यूजिंग द एड्रेस जो कि उसने यहाँ पर देखा है ना, सेंडर एड्रेस में, फिर वो वहीं पे भेजेगा जो भी उसका रिप्लाई है, एंड एट लास्ट क्लोज। फिर वैसे राइट साइड में जो यूडीपी क्लाइंट है, ये अपना सॉकेट क्रिएट करेगा, है ना, क्लाइंट अपना डेटा सेंड करेगा सर्वर को, है ना, सर्वर के आईपी प्लस पोर्ट उसको पता होना चाहिए, उसके बाद वो सेंड करेगा। उसके बाद रिसीव फ्रॉम मतलब क्लाइंट रिसीव करेगा रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर, एंड एट लास्ट क्लोज। तो ये है सिंपल सा यूडीपी सॉकेट प्रोग्रामिंग। तो बस आपको फंक्शंस याद होने चाहिए, डायग्राम आप बना दोगे, है ना, बहुत ज्यादा सिंपल है। सो आई होप यू अंडरस्टूड, दिस वॉज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी एड्रेसिंग पे कोई क्वेश्चन आता है, वैसे आया नहीं है, अगर आता है तो आपको जो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी सेक्शन में हमने पोर्ट नंबर्स और सॉकेट एड्रेसेस पढ़ा है, वही आपको जो है लिखना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, आपका पीवाईक्यू भी आया हुआ है, एक्सप्लेन टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस विद अ सुटेबल डायग्राम। तो कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस ही आपका क्या है, 3 वे हैंडशेक है, जो मैंने अभी तक आपको बताया था, कहां पर बताया था मैंने,
यहाँ पे आपको बताया था थ्री वे हैंडशेक कहाँ पर होता है, इस कनेक्ट और एक्सेप्ट फंक्शन के बीच में हो रहा होता है, ठीक है, किस में होता है, टीसीपी में होता है। तो देख लो इसका आपको क्वेश्चन भी यही आता है कि टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस एक्सप्लेन करो। मतलब ऐसा समझो, बहुत ज्यादा सिंपल है एकदम। मैं 2 लाइन में अगर आपको समझाऊं, तो जब आप फोन पे बात करते हो, ठीक है, तो आपने किसी मतलब अपने फ्रेंड को कॉल करा, तो आप क्या बोलते हो, हेलो कैन यू हियर मी, ठीक है। फिर आपका फ्रेंड वापस से क्या बोलता है, यस आई कैन हियर यू, क्या आप मुझे सुन सकते हो, ठीक है। फिर आपका कंफर्मेशन जब हो जाता है तो आप बोलते हो हाँ मैं सुन सकता हूँ। फिर आपकी ये जो लाइन है इससे आपका कनेक्शन स्टार्ट होता है, मतलब कि अब आप अपनी जो भी बातें हैं वो करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो बस यही जो 3 चीजें हैं, मतलब आपने हेलो किया, आपने पूछा कि क्या आप मुझे सुन सकते हो, आपके फ्रेंड ने बोला हाँ क्या आप मुझे सुन सकते हो, तो आपने बोला हाँ। बस ये जो 3 तरीके हैं या 3 स्टेप्स हैं, यही है आपका टीसीपी कनेक्शन का प्रोसेस, यानी कि थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस। बस अब आपको इसको कैसे एक्सप्लेन करना है मैं समझाती हूँ। आपको सबसे पहले तो 3 स्टेप्स में इसको एक्सप्लेन करना होगा, क्लियर है। फिर आपको डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम है, बहुत इजी डायग्राम है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। चलो थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस में पहले स्टेप वाइज समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, स्टेप 1 के अंदर क्लाइंट जो है वो अप्रोच करता है सर्वर को, ठीक है। क्लाइंट को क्या करना होता है, सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करना होता है। तो क्लाइंट क्या करता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए एक साइन सेगमेंट भेजता है। क्या भेजता है, साइन सेगमेंट भेजता है। अब इस साइन के अंदर क्या होता है, आपका इनिशियल सीक्वेंस नंबर होता है। इनिशियल सीक्वेंस नंबर को आईएसएन भी बोला जाता है। इसी इनिशियल सीक्वेंस नंबर, अब ये क्या है, ये एक रैंडम नंबर है जो कि आपके क्लाइंट साइड पे चूज किया जाता है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्लाइंट क्या बोल रहा है कि आई वांट टू कनेक्ट किसको, सर्वर को, और वो अपना क्या भेज रहा है, सीक्वेंस नंबर, इनिशियल सीक्वेंस नंबर भेज रहा है, यानी कि साइन। क्लियर है बात। तो अभी स्टेप 1 में क्या हुआ, क्लाइंट ने सर्वर को साइन भेजा, ओके। अब स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में जब सर्वर जो है अब उसने रिसीव कर लिया है क्या, सर्वर रिस्पॉन्ड्स विद साइन प्लस एसी के, यानी कि सर्वर ने रिसीव कर लिया वो साइन किसका, क्लाइंट का। अब वो रिप्लाई कैसे करेगा, साइन प्लस एसी के, साइन मतलब कि हाँ भाई मुझे भी एक अब तुमसे कनेक्ट करना है, ठीक है। और एसी के मतलब कि आपका एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट मतलब कि मैंने तुम्हारा साइन रिसीव कर लिया है और मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये जो साइन है, ये जो साइन है ये किसका साइन है, ये सर्वर का साइन है। तो अगर ये सर्वर का साइन है तो इसमें क्या होगा, सर्वर का सीक्वेंस नंबर होगा, है ना, सर्वर का इनिशियल सीक्वेंस नंबर होगा। क्लियर है बात। अब एक्नॉलेजमेंट में क्या कर रहा है, ये क्लाइंट का साइन को एक्नॉलेज कर रहा है, मतलब उसको बता रहा है कि हाँ मैंने सुन लिया है, ओके आई एम रेडी टू। क्लियर है बात। तो ये हुआ स्टेप 2 में। स्टेप 3 में क्या होगा कि हाँ इसने हेलो कर दिया, ठीक है, इसने हेलो कर दिया कि हाँ हेलो क्या आप मुझे सुन पा रहे हो, इसने बोला हेलो हाँ मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, है ना, क्योंकि इसने भी तो साइन भेजा है। तो अब ये क्या भेजेगा, अब ये सिर्फ एसी के भेजेगा, कौन, क्लाइंट, क्योंकि ये क्लाइंट से सर्वर हो गया, सर्वर से क्लाइंट हो गया, वापस से क्लाइंट टू सर्वर क्या बात आएगी, क्लाइंट सिर्फ और सिर्फ अब एसी के भेजेगा, क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट की हाँ कि मुझे तुम्हारा साइन जो है वो रिसीव हो चुका है। अब जब इसका भी साइन रिसीव हो चुका है मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है, अब आपका जो डेटा ट्रांसफर है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड दैट्स इट। यही है आपका कनेक्शन का प्रोसेस, यानी कि थ्री वे हैंडशेक, ठीक है। पहले साइन जाता है क्लाइंट से सर्वर पे, फिर क्लाइंट सर्वर क्या भेजता है, साइन प्लस एक्नॉलेजमेंट भेजता है, और स्टेप 3 में क्लाइंट सर्वर को सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भेजता है। तो साइन, साइन प्लस एक्नॉलेजमेंट एंड एक्नॉलेजमेंट, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ पर आपका ये डायग्राम है, इस डायग्राम में 2 केस हैं, एक नॉर्मल केस है, एक कोलिजन वाला केस है, दोनों भी परफेक्टली वर्क करते हैं। देखो जो लेफ्ट हैंड वाला डायग्राम है नॉर्मल केस वाला, उसमें आपका ये 2 है, होस्ट 1 और होस्ट 2, समझ लो ये क्लाइंट है और ये आपका सर्वर है। यहाँ पर आपका क्लाइंट क्या करेगा, पहले कनेक्शन भेजेगा तो ये साइन भेजेगा। साइन के साथ क्या होता है, साइन के साथ मतलब आपका इनिशियल सीक्वेंस नंबर होता है जो कि लेट सपोज एक्स है। उसने किसको भेजा, क्लाइंट ने सर्वर को भेजा, ठीक है। अब सर्वर क्या भेजेगा, साइन के साथ एक्नॉलेजमेंट भी भेजेगा। तो साइन में के अंदर उसका सीक्वेंस नंबर होगा वाई, है ना, क्योंकि क्लाइंट का सीक्वेंस नंबर एक्स था, तो लेट सपोज सर्वर ने जो अपना सीक्वेंस नंबर भेजा वो है वाई, और ये भेजेगा एक्नॉलेजमेंट कि हाँ अब मुझे तुम्हारा एक्स रिसीव हो गया, एक्स प्लस 1 भेज दो, ठीक है। नाउ आई एक्सपेक्ट एक्स प्लस 1, यानी कि नेक्स्ट वाला मतलब जो भी तुम्हारा नेक्स्ट डेटा है वो भेज दो, ठीक है। अब वापस से ये सर्वर से क्लाइंट में आ गया, अब क्लाइंट से सर्वर में क्या जाता है, अब ये है एक्स प्लस 1, ये क्या है, इसका सीक्वेंस नंबर, ठीक है। ये क्या बोलता है कि हाँ भाई एक्नॉलेजमेंट मुझे मिल गया है, अब मैं तुम्हारा वाई प्लस 1 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब वाई मतलब एक्सेप्ट हो जाता है तो y प्लस 1 की एक्सपेक्टेशन होती है। समझ में आ गई बात कि 1 2 3 4 या डेटा भेज रहे हो, 1 रिसीव हो गया, अब मैं 2 एक्सपेक्ट करता हूँ, तो वो क्या कर रहा है, y प्लस 1 एक्सपेक्ट कर रहा है। समझ में आ गई बात। तो इसका नेक्स्ट को एक्सपेक्ट करने का मतलब ही ये है कि हाँ पहला वाला रिसीव हो गया है,
ठीक है, तो ये आपको ऐसे वाला बना के दिखाना है, ये नॉर्मल केस है, बस इतना भी बनाया तो चलेगा। अदरवाइज क्वेश्चन में अगर आ जाता है कि कोलिजन वाला भी केस दिखाओ या फिर आपको ज्यादा लिखना है पेपर में, तो आप क्या दिखा सकते हो, देखो यहाँ ये वो वैसी कंडीशन है जिसमें क्लाइंट और सर्वर दोनों एक साथ कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो दोनों भी होस्ट हैं वो साइन जो है वो एक ही बार में एट द सेम टाइम वो सेंड कर रहे हैं, ठीक है। इवन इन दिस केस दोनों भी साइड जो है स्टिल अपना साइन और एक्नॉलेजमेंट एक्सेप्ट करते हैं, एक्सचेंज कर पाते हैं, कनेक्शन भी कंप्लीट होता है, ठीक है। कोई कोलिजन से प्रॉब्लम नहीं आती है, टीसीपी स्टिल अपने 3 स्टेप्स कंप्लीट करता है। देख लो यहाँ पर भी ये जो साइन है, ये साइन इन्होंने एक बार में अपना जो है ना सेम टाइम पे साइन साइन भेज दिया, तो इनका एक्नॉलेजमेंट भी क्या हुआ उसी हिसाब से आया। ऐसा कुछ नहीं है कोलिजन हो गया तो कहीं पर आपका लॉस हो गया, क्योंकि ये टीसीपी है, कोई डेटा लॉस की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आई होप यू अंडरस्टूड, ऐसे आपको ये टीसीपी का कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट वाला क्वेश्चन आंसर करना है। आई होप यू अंडरस्टूड ये वाला डायग्राम एंड ये वाली जो है ना चीजें, बस ऐसे ही आपको लिखना है, ज्यादा नहीं। देखो जितना क्वेश्चन है, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैंने उस हिसाब से नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड, बस ये एक बार रिवाइज कर लेना जाने से पहले पेपर को, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कनेक्शन रिलीज। कनेक्शन रिलीज में क्या होता है, टीसीपी टर्मिनेशन। टीसीपी टर्मिनेशन यानी कि भाई बस अब मुझे स्टॉप करना है ना, ये होता है टीसीपी टर्मिनेशन। तो इसके अंदर होता है आपका 4 वे हैंडशेक। क्या होता है 4 वे हैंडशेक, मतलब जाने से पहले और डबल मिलके जाते हैं, 4 वे हैंडशेक होता है, ठीक है। तो अभी कनेक्शन स्टार्ट कैसे होता है वो हमने देख लिया, तो प्लीज इस चीज को माइंड में क्लियर रखना कि टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के होता है 3 वे हैंडशेक और कनेक्शन टर्मिनेशन के लिए होता है 4 वे हैंडशेक, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है टीसीपी क्या करेगा, सेंड करेगा इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंटली दोनों भी साइड से शेयर करेगा। सो व्हेन वन साइड वांट्स टू स्टॉप सेंडिंग तो अदर साइड जो है वो मतलब स्टिल उसके पास डेटा रह सकता है, राइट। सो दैट्स व्हाई एंडिंग जो है टीसीपी कनेक्शन की उसको 4 स्टेप्स लगते हैं इंस्टेड ऑफ 2, है ना। तो ऐसा समझो, इमेजिन आप कॉल पे हो एंड यू से कि भाई ठीक है मेरी बात खत्म हो गई है, लेकिन दूसरा बंदा बोल रहा है कि मेरे पास अभी भी कुछ बातें हैं बताने के लिए। सो यू वेट फॉर देम टू फिनिश बिफोर फुल्ली डिस्कनेक्टिंग, राइट। सो दिस इज हाउ योर 4 वे हैंडशेक वर्क्स। तो सबसे पहला स्टेप 1 क्या है देख लो, फिन, FIN। तो क्लाइंट क्या सेंड करता है, क्लाइंट अपना फिन सेगमेंट सेंड करता है, ठीक है, फिन सेगमेंट को शेयर करता है। इसका मतलब कि क्लाइंट क्या बोल रहा है कि मुझे अपना कनेक्शन क्लोज करना है अपने साइड से, मेरे पास और कोई डेटा नहीं है सेंड करने के लिए, ठीक है। तो अब स्टेप 2 में क्या आता है, एक्नॉलेजमेंट होता है। एक्नॉलेजमेंट माने मतलब कि आपका जो सर्वर है वो बोलता है ठीक है आई अंडरस्टूड, क्लियर है, यहाँ पर मैंने तुम्हें समझ लिया, मैंने तुम्हारा फिन जो है वो रिसीव कर लिया, ये हो गया इसका एक्नॉलेजमेंट। लेकिन अभी तक कनेक्शन क्लोज हुआ है क्या, नहीं, हाफ वे क्लोज हुआ है ना, सिर्फ क्लाइंट के साइड से डेटा खत्म हुआ है, सर्वर के साइड से हुआ है कि नहीं हमें स्टेप 3 में पता चलता है। तो स्टेप 3 में क्या होता है, अब सर्वर क्लाइंट को फिन भेजता है, यानी कि सर्वर बोलता है कि हाँ अब मेरा भी डेटा खत्म हो गया, मतलब अब फिन सेंड करना, ये फिन सेंड करना मतलब कि तुम्हारा डेटा खत्म हो गया, मुझे कनेक्शन क्लोज करना है, आई एम ऑल्सो डन, आई वांट टू क्लोज नाउ, ठीक है। तो अब जब आपका सर्वर भी भेज देगा ये, तो आपका क्लाइंट जब एक्नॉलेज कर लेगा कि ठीक है मैंने तुम्हारा फिन रिसीव कर लिया है, बाय बाय टाटा गुड बाय, ठीक है। तो ये होता है फाइनल एक्नॉलेजमेंट एंड आपका कनेक्शन क्लोज होता है। समझ में आई बात, ऐसा नहीं है बस अपनी बात बोल के अपनी कॉल कट कर दो, दूसरे की भी बात सुननी पड़ती है एंड पूरी बात सुननी पड़ती है, ठीक है। तो ये ऐसा ही है कि आपने अपने दोस्त को बोला कि भाई मेरा मेरा जो है बातें खत्म हो गई हैं, तो दोस्त बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन फिर दोस्त अपनी बातें कंप्लीट करने के बाद इस प्रोसेस में फिर आपका दोस्त बोलता है कि भाई मेरी भी बातें खत्म हो गई, तो आप बोलते हो ठीक है चलो अब बाय बाय, ठीक है। तो ये है आपका 4 वे हैंडशेक, तो इसमें आपको फिन अच्छे से याद रखना है, क्लियर है बात। अब इसका डायग्राम देख लो, ये इसका डायग्राम है, होस्ट ए और होस्ट बी, होस्ट ए आपका क्लाइंट समझ लो, होस्ट बी आपका सर्वर समझ लो। तो यहाँ पर आपका क्लाइंट क्या बोल रहा है, आई वांट टू स्टॉप टॉकिंग, तो ये क्या करेगा, सेंड करेगा फिन, है ना, फिन सेंड करेगा। तो यहाँ पर इसने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया फिन को, है ना। अब ये बोलता है कि हाँ भाई मैंने समझ लिया, तुम्हारी बातें खत्म हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ गैप होगा, ठीक है। ये गैप क्या है आपके डायग्राम के अंदर, हाफ क्लोज डेटा, मतलब आपका सॉरी हाफ क्लोज स्टेट, क्लियर है, मतलब आपकी जो मतलब एक साइड से है वो कनेक्शन आपका हो गया है, ठीक है। यहाँ से उसने रिसीव भी कर लिया एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्पेस है या फिर ये जो गैप है, ये बता रहा है कि हाँ अब अपना जो सर्वर है वो अपनी बातें कर रहा है या अपना डेटा सेंड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है, क्लाइंट ने भेजा कि भाई मेरा हो गई, बात खत्म हो गई, मेरा डेटा खत्म हो गया, तो अब ये यहाँ पे रिसीव होगा क्या, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, क्लाइंट साइड पे। उसके बाद आपका ये जो गैप है ये क्या बता रहा है आपको, ये क्या बता रहा है कि हाँ भाई मतलब
एक साइड से जो आपका कनेक्शन है वो खत्म हो गया है, बस सेकंड साइड से जो कनेक्शन है वो भी हो जाएगा, तो दोनों साइड का कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर होस्ट बी ने क्या करा, होस्ट बी ने बोला कि स्टिल स्टिल आई एम ऑल्सो डन सेंडिंग, यहाँ से जो है आप वापस से फिन जाएगा सर्वर से किसकी तरफ, क्लाइंट की तरफ, कि भाई मेरा भी हो गया, फिन गया मतलब कि मेरा भी काम हो गया, और एक्नॉलेजमेंट भी भेजेगा इसकी, ठीक है। तो उसके बाद वापस से आपका क्लाइंट क्या करेगा, अपनी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ठीक है मैंने सुन लिया, तुम्हारी भी बात खत्म हो गई, अब आपका जो कनेक्शन है वो टर्मिनेट होगा। तो ये 1 2 3 4, दिस इज अ 4 वे हैंडशेक जो कि टर्मिनेशन के लिए होता है। होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। देखो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इतना ही एग्जैक्ट चीजें लिखनी है, आप अपने भी वर्ड्स यूज कर सकते हो, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया एग्जैक्टली क्या है, अब आप अपने हिसाब से भी डायग्राम क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है बात? तो ये था आपका प्रोसेस टर्मिनेशन या टीसीपी कनेक्शन टर्मिनेशन वाला पॉइंट। अब देख लो फ्लो कंट्रोल एंड बफरिंग, ये क्या है, इमेजिन यू आर स्पीकिंग वेरी फास्ट, ठीक है, एंड योर फ्रेंड कैन नॉट फॉलो यू, तो क्या होता है, वो ओवरलोड हो जाता है, राइट। सो ये सेम मतलब चीज है जो नेटवर्किंग में भी होती है। तो फ्लो कंट्रोल में देखो, फ्लो कंट्रोल क्यों होना चाहिए, सबसे पहली बात, फ्लो कंट्रोल से सी पर्पस है प्रिवेंट सेंडर फ्रॉम ओवरवेमिंग द रिसीवर, है ना। आपने कुछ ज्यादा ही बातें बता दी अपने दोस्त को, एंड दोस्त अभी हैंग हो गया है कि वो क्या करे, है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोला है आपने इतना ज्यादा, है ना। तो रिसीवर क्या करता है, कंट्रोल करता है अपनी स्पीड को, ठीक है, अपनी नहीं सेंडर की स्पीड को, ठीक है। तो टीसीपी के अंदर ये जो चीज है ये काफी फेमस मेथड से होती है, दैट इज स्लाइडिंग विंडो, ठीक है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल से ये हो रहा होता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि इसका पर्पस यही है कि ये सेंडर जो है ना रिसीवर को ओवरवेम ना कर दे, यानी उसको इतना ना भर दे कि वो समझ ही नहीं पाए कि एग्जैक्टली क्या भेजा है सेंडर ने। तो हमें सेंडर की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर रिसीवर के हिसाब से मेंटेन करनी पड़ती है। तो ये मेंटेनेंस किससे होता है, आपके स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के मतलब वजह से हम यूज करते हैं बेसिकली इसको, एंड आपका जो फ्लो कंट्रोल है वो हो रहा होता है। तो स्लाइडिंग विंडो क्या मैकेनिज्म क्या है, आप ऐसे समझो कि जो रिसीवर है ना उसके पास एक बफर है, बफर यानी कि उसके पास कोई स्मॉल बकेट है ऐसे समझ लो, ठीक है। ये बोलता है सेंडर को कि उसके पास स्पेस कितनी है, तो रिसीवर क्या करता है, एडवर्टाइज कर देता है विंडो का साइज, यानी कि उसका जो बफर स्पेस है वो बता देता है सेंडर को। तो सेंडर जो है सिर्फ उतना ही डेटा सेंड कर सकता है, सी सेंडर कैन सेंड ओनली दैट मच डेटा, विंडो स्लाइड एज डेटा इज एक्नॉलेज्ड, है ना। विंडो क्या होती है आपकी, एज रिसीवर प्रोसेस और एक्नॉलेज कर देता है डेटा, तो फ्री स्पेस इंक्रीज हो जाती है, तो वैसे ही आपकी विंडो जो है वो आगे आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। फिर विंडो अगर 0 हो गई तो मतलब सेंडर को आप स्टॉप कर देना है, ठीक है, क्योंकि रिसीवर फुल हो गया है, सेंडर को पॉज करना चाहिए, कोई डेटा अब सेंड नहीं होगा। 0 विंडो मतलब कि अब आपको बिल्कुल सेंड नहीं करना है कोई भी चीज, ठीक है। तो ये होता है आपका स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म। क्लियर है? अब बफरिंग की बात करें तो सेंड बफर एंड रिसीव बफर। सेंड बफर, अब ये बफर जो है ये टेम्पररी स्टोरेज होती है, याद रखो, टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है जो कि डेटा को होल्ड करने के लिए आप यूज करते हो। तो ये दो टाइप के बफर होते हैं, सेंड बफर और रिसीव बफर। सेंड बफर यानी कि ये डेटा स्टोर करता है एट सेंडर अंटिल एक्नॉलेज्ड, है ना, मतलब कि सेंड होने के बाद भी सेंडर उसकी कॉपी अपने बफर में रखता है। इन केस अगर वो कहीं वो जो डेटा है रास्ते में ही गुम हो गया तो रीट्रांसमिशन के लिए वो डेटा वापस से सेंड करने की जरूरत हो सकती है। तो सेंड इस बफर के अंदर क्या होता है, जो डेटा आपने सेंड कर दिया है उसकी एक कॉपी आप क्या करते हो, अपने बफर में स्टोर करके रखते हो, इन केस रीट्रांसमिशन की जरूरत पड़ सकती है। रिसीव बफर क्या होता है, ये डेटा को मतलब अगर सपोज आपका एप्लीकेशन स्लो है तो रिसीव बफर क्या करता है, कुछ पैकेट्स को टेम्पररीली स्टोर करके रखता है, ठीक है, स्टोर्स रिसीव्ड डेटा अंटिल एप्लीकेशन रीड्स इट। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया है। और जो बफर साइज है यही आपका विंडो साइज डिटरमाइन करता है। विंडो साइज क्या डिटरमाइन करता है, कितना डेटा एक बार में सेंड होना चाहिए, ठीक है। तो फ्लो कंट्रोल यानी विंडो साइज, क्लियर, और विंडो साइज यानी कि बफर साइज। सो इससे जो है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिया, अब आप अपनी मर्जी से काफी अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके दिखा सकते हो, राइट। आपको तो बस एक वर्ड चाहिए होता है पूरा पेज भरने के लिए, तो पूरा इतनी चीज दे दी है, ठीक है। अब आप चाहो, आपके पास क्रिएटिविटी, आप जाके स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म का डायग्राम देख लो गूगल पे, एंड उस डायग्राम को आप यहाँ पर बना सकते हो, स्लाइडिंग विंडो वाला मैकेनिज्म, है ना। अगर सपोज क्वेश्चन आए तो, क्योंकि पीवाईक्यू कुछ यहाँ पर है नहीं तो इसलिए मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया कॉन्सेप्ट। अगर क्वेश्चन आया भी तो आप ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो, है ना। ऐसा डायग्राम स्पेसिफिक नहीं आएगा क्योंकि फ्लो कंट्रोल और बफरिंग के ऊपर क्वेश्चन में सिर्फ आपसे यही एक्सपेक्टेड है कि फ्लो कंट्रोल मतलब क्या और कौन सा मेथड या प्रोटोकॉल यूज होता है, उस मेथड को एक्सप्लेन करो, बफरिंग क्या है वो एक्सप्लेन करो, टाइप्स ऑफ बफरिंग एक्सप्लेन करो, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द फ्लो कंट्रोल एंड बफरिंग वाला कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो देखो जब भी आप कोई वेबसाइट ब्राउज करते हो या फाइल डाउनलोड करते हो या फिर व्हाट्सएप पे चैट करते हो, तो ये सारे एप्लीकेशंस एक साथ रन करते हैं यूजिंग द सेम नेटवर्क कनेक्शन।
तो यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे सेपरेट करता है या फिर कैसे कंबाइन करता है डेटा को, तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट आता है मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का। तो ये जो मल्टीप्लेक्सिंग है ये सेंडर साइड पे होता है, डीमल्टीप्लेक्सिंग रिसीवर साइड पे होता है। क्लियर है बात? तो मल्टीप्लेक्सिंग का काम ये है कि वो डेटा को कंबाइन करता है फ्रॉम मल्टीपल एप्लीकेशंस एंड उनको सेंड करता है ओवर द नेटवर्क। क्लियर है? तो देखो मल्टीपल एप्लीकेशन सेंड डेटा साइमल्टेनियसली, एग्जांपल यूट्यूब भी डेटा सेंड कर रहा है, जीमेल भी सेंड कर रहा है, व्हाट्सएप भी सेंड कर रहा है एट द सेम टाइम। ठीक है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, पोर्ट नंबर्स ऐड कर देता है। अब हमें तो पता है पोर्ट नंबर क्या होता है, हर एक एप्लीकेशन का यूनिक एड्रेस होता है, यूनिक आईडी होती है। सो रिसीवर को पता चल जाता है कि हाँ ये डेटा किस एप्लीकेशन को बिलोंग करता है। क्लियर? देन ऑल डेटा शेयर्स सेम नेटवर्क कनेक्शन। तो आईपी लेयर क्या करता है, एक बड़ी सी स्ट्रीम, आईपी लेयर जो है बड़ी सी स्ट्रीम देखता है ना, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, उसको एक ऑर्गेनाइज मैनर में कर देता है एंड सारा डेटा उस नेटवर्क कनेक्शन में जाने के बावजूद भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन तक पहुंचता है ओनली बिकॉज ऑफ द पोर्ट नंबर। ठीक है? तो मल्टीप्लेक्सिंग मतलब कि मेनी टू वन, मैनी टू वन मतलब कि डेटा जो है वो सेम नेटवर्क कनेक्शन में शेयर कर दिया। ये पूरा नेटवर्क है देखो, जिसके अंदर आपका व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, जीमेल है, सारे के सारे एप्लीकेशंस है। तो आपका जो डेटा है ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर देता है, इस नेटवर्क में शेयर कर देता है। अब इस नेटवर्क में शेयर होने के बाद फिर वो जाता है किसी एक पे, लेट्स सपोज व्हाट्सएप पे, यूजिंग योर पोर्ट नंबर। तो ये क्या हो गया, मेनी टू वन वाला कनेक्शन हो गया, क्योंकि भेजा तो सबको था, पूरे नेटवर्क में था, लेकिन गया से उसी एप्लीकेशन में जिसमें उसको जाना चाहिए, है ना। तो ये है आपका मल्टीप्लेक्सिंग। अब डीमल्टीप्लेक्सिंग की बात करें तो डीमल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर रीड करता है आपके पोर्ट नंबर्स को। ठीक है? ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, रीड करता है। अब यहाँ पर रिसीवर क्या कर देता है, कंबाइंड डेटा को सेपरेट कर देता है और उसको डिलीवर करता है टू द करेक्ट एप्लीकेशन। क्लियर है? रिसीवर साइड में ये हो रहा है। तो बेस्ड ऑन पोर्ट नंबर, आपके पोर्ट नंबर पे डिपेंड होके ये क्या करता है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर डेटा सेंड करने का काम करता है। तो ये एक में जो सेंड हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, डीमल्टीप्लेक्सिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये रिसीवर साइड पे हो रहा है ना, यहाँ पे तो आपने सेंड कर दिया है ना, यहाँ पे तो आपने मल्टीप्लेक्सिंग में तो सेंडर ने नेटवर्क कनेक्शन में सेंड कर दिया। अब डीमल्टीप्लेक्सिंग में रिसीवर साइड पे वो जो डेटा है उस पर्टिकुलर करेक्ट एप्लीकेशन तक पहुंचता है एंड यहाँ पर आपका इंश्योर होता है कि जो एप्लीकेशन ने रिसीव कर लिया है उसका डेटा, तो डिलीवर्स डेटा टू करेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ठीक है? तो आई होप यू अंडरस्टूड एग्जैक्टली क्या हो रहा है। यहाँ पर ये डायग्राम है, देख लो, मल्टीप्लेक्सर है, डीमल्टीप्लेक्सिंग है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके काफी सारे ये येलो बॉक्सेस हैं, ये क्या है, सारे आपके एप्लीकेशन हैं, सारे प्रोसेस हैं। ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डेटा सेंड कर रहा है मल्टीप्लेक्सर को। मल्टीप्लेक्सर क्या कर रहा है, पोर्ट नंबर ऐड कर रहा है, कंबाइन कर रहा है डेटा के साथ। क्या कर रहा है, पोर्ट नंबर को डेटा के साथ कंबाइन कर रहा है और फिर उसको सेंड कर रहा है नेटवर्क में। देखो तो फिर क्या बन गया, ये आईपी प्लस पोर्ट नंबर। फिर यहाँ से ये क्या करेगा, ये जाएगा आपका सिंगल एरो, किधर जा रहा है, आपके नेटवर्क की तरफ। ठीक है? तो मतलब काफी सारे फ्लो होते हैं एंड वो क्या बन जाता है, एक फ्लो बन जाता है, क्योंकि काफी सारे एप्लीकेशंस हैं। तो राइट साइड में क्या हो रहा है, आपको ये जो सिंगल फ्लो है वो रिसीवर पे अराइव होता है और जो डीमल्टीप्लेक्सर है वो पोर्ट नंबर को रीड करता है। क्या करता है, पोर्ट नंबर को रीड करता है एंड उस डेटा को स्प्लिट कर देता है सेपरेट स्ट्रीम्स के अंदर। और ये जो सेपरेट स्ट्रीम है, एक एक स्ट्रीम जो है वो करेक्ट एप्लीकेशन तक पहुंच रही होती है। ठीक है? सो यहाँ पर एक फ्लो जो है वो काफी सारे फ्लोज में डिवाइड हो जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। फ्लो कंट्रोल यानी कि ओवरफ्लो प्रिवेंट करता है। बफर, अभी जो हमने पढ़ा, बफर टेम्पररीली डेटा स्टोर करता है। कौन से दो टाइप के बफर थे हमने देखे, कौन से दो टाइप के बफर थे, सेंड बफर और रिसीव बफर। मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग में हमने देखा कि मल्टीप्लेक्सिंग में आपके कंबाइन होते हैं काफी सारे एप्लीकेशंस इनटू वन स्ट्रीम और डीमल्टीप्लेक्सिंग के अंदर आपकी जो है ये सारी स्ट्रीम वापस से स्प्लिट होती हैं इनटू एप्लीकेशंस। ठीक है? इन सर्विसेज के बिना इंटरनेट आपका कंप्लीट नहीं हो सकता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर ये कंडीशंस ना हुई तो। ठीक है? तो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग एज वेल। तो अगर ये भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है? अब लेट्स अंडरस्टैंड टीसीपी प्रोटोकॉल के बारे में। टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। पीवाईक्यू आया हुआ है, देखो, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द टीसीपी हेडर फॉर्मेट। तो मैंने आपको वैसे भी लास्ट वाले वीडियो में IPv4 IPv6 जो यूनिट 3 के हेडर फॉर्मेट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बता दिया है। तो प्लीज इंश्योर कि आप ये हेडर फॉर्मेट सारे के सारे जितने हैं उनको अच्छे से करके जाओ। वैसे ही टीसीपी का भी हेडर फॉर्मेट आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो देखो कुछ नहीं है, आपके पास यही हेडर होता है, देखो ये हेडर होता है जो आपको याद रखना होता है एंड इसके जो ये फील्ड्स हैं बस इन फील्ड्स को एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है? सो आई होप यू अंडरस्टूड। तो चलिए इसको समझाती हूँ मैं आपको।
तो टीसीपी हेडर फॉर्मेट में जाने से पहले एक टीसीपी के कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ लेते हैं। अगर सपोज कैरेक्टरिस्टिक कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको लिख लोगे। सबसे पहला क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ये तो आपको पता ही है। कनेक्शन ओरिएंटेड जहां पे भी वर्ड आ जाए मतलब टीसीपी की बात हो रही है। कनेक्शन लेस जहां पे भी वर्ड आ जाए मतलब यूडीपी की बात हो रही है। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब कि पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है। कौन सा हैंडशेक है, 3 वे हैंडशेक है जो यहाँ पर आपका होता है। उसके बाद रिलायबल है कि जो डिलीवरी है डेटा की वो गारंटीड है, ठीक है। अगर कहीं पर मिस भी हो जाता है पैकेट या डेटा तो वापस से रिट्रांसमिशन होता है। ऑर्डर डेटा आपका सीक्वेंस में अराइव होता है। फ्लो कंट्रोल किससे होता है, स्लाइडिंग विंडो से होता है। कंजेशन कंट्रोल होता है, आपका जो नेटवर्क है वो ओवरलोड ना हो इसके भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है बफर के हिसाब से। फुल डुप्लेक्स यानी डेटा आपका दोनों भी डायरेक्शंस में साइमल्टेनियसली फ्लो हो सकता है, क्लाइंट भी और सर्वर भी। फाइन, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब टीसीपी हेडर फॉर्मेट को देखते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पहले ये समझ लेते हैं सारी फील्ड्स को, उसके बाद इसको समझेंगे तो समझ में आ जाएगी चीजें सारी बेटर। तो देख लो, सबसे पहले 20 to 60 बाइट्स इसका साइज होता है। किसका, आपके टीसीपी हेडर का। अब टीसीपी हेडर में क्या होती है, तो सारी वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि यूज होती है या फिर जरूरी है टू मेंटेन रिलायबल कम्युनिकेशन। इसका साइज क्या होता है, 20 से 60 बाइट्स इसका साइज होता है। 20 मिनिमम एंड 40 बाइट्स मतलब 0 से 40 बाइट्स ऑप्शनल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है की फील्ड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है आपका सोर्स पोर्ट। सोर्स पोर्ट आपका 16 बिट्स का होता है, जिसके अंदर आपके सेंडर का पोर्ट नंबर हो रहा होता है ना, मतलब आपके सेंडर के एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर। वैसे ही डेस्टिनेशन पोर्ट सेम 16 बिट्स का होता है, तो इसमें आपके रिसीवर के एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर होता है, ठीक है। पोर्ट नंबर क्या है, जो कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इंश्योर करते हैं, याद है ना। अब सीक्वेंस नंबर कितने का होता है, 32 बिट्स का होता है। ये क्या है, बाइट नंबर ऑफ फर्स्ट बाइट इन द सेगमेंट। क्लियर है, मतलब आपकी फर्स्ट बाइट जो है सेगमेंट में, अगर आपका सीक्वेंस नंबर 1001 है ना, तो फर्स्ट बाइट क्या है आपकी 1001 है, तो इसके वजह से आपकी ऑर्डर डिलीवरी इंश्योर होती है, ठीक है। तो सीक्वेंस नंबर आपका यहाँ पर 32 बिट्स का होता है। वैसे एक्नॉलेजमेंट नंबर की बात करें तो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका 32 बिट्स का होता है। एंड ये क्या इंडिकेट करता है, नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड, ठीक है। कौन सी नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड है, अगर फॉर एग्जांपल आपका जो एसीके है यानी एक्नॉलेजमेंट है वो आपको मिला 5001, मतलब कि अप टू 5000 आपकी जो सारी बाइट्स हैं वो रिसीव हो चुकी हैं। अब आपका जो एक्सपेक्ट है, नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेशन है बाइट की वो है 5001। समझ में आ गई बात। अब हेडर लेंथ की बात करें तो आपकी ये टीसीपी हेडर की पूरी लेंथ बताता है, ये क्लियर है। इसी को डेटा ऑफसेट भी बोलते हैं, मतलब एग्जैक्टली आप समझ पा रहे हो जहां से आपका हेडर एंड हो रहा है और डेटा स्टार्ट हो रहा है, क्लियर। अब बाकी आपके फ्लैग्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 बिट्स के होते हैं ये। एंड ये क्या करते हैं, आपके कनेक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। हर एक फ्लैग का अपना एक मतलब है, तो समझ लो काफी सारे हमने यहाँ पर देख भी लिए। एक तो आपका है यूआरजी। यूआरजी यानी कि अर्जेंट डेटा है, ठीक है, ये अर्जेंट डेटा के लिए फ्लैग है। एसी के आपको पता है एक्नॉलेजमेंट के लिए है, जो कि वैलिड फील्ड है आपकी। टीएसएच है यानी पुश के लिए, पुश कर दो डेटा टू एप्लीकेशन इमीडिएटली, क्लियर है। उसके बाद है आरएसटी यानी रीसेट, ठीक है, कनेक्शन को रीसेट कर दो। बाकी आपको पता है साइन यानी कि सिंक्रोनाइज, ठीक है। ये कहाँ यूज करते हैं हम, कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए साइन यानी सिंक्रोनाइज का यूज करते हैं। फिर है आपके पास फिन, फिन यानी कि फिनिश, ठीक है। ये क्यों यूज होता है, टू टर्मिनेट द कनेक्शन। सो आई होप आपको समझ में आ गया है। आपको यूआरजी यानी अर्जेंट, एक्नॉलेजमेंट, पुश, रीसेट, सिंक्रोनाइज, फिनिश, ये 6 के 6 फ्लैग्स को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अब फिर आपके पास होता है विंडो साइज, जो कि क्या है 16 बिट्स का होता है विंडो साइज। ये क्या है, आपके रिसीवर का बफर साइज है। क्या है, रिसीवर का बफर साइज है, जो कि बताता है भाई कि सेंडर कितना भेज सकता है, रिसीवर की कैपेसिटी क्या है, वो है आपका विंडो साइज। फिर है चेकसम, चेकसम यानी 16 बिट्स। इसका क्या है, एग्जैक्टली एरर डिटेक्शन में इसका यूज होता है, मतलब कि टीसीपी वेरीफाई करता है कि क्या डेटा आपका ट्रांसमिशन के मतलब टाइम पे करप्ट तो नहीं हो गया, लॉस तो नहीं हो गया, ठीक है। तो ये चेकसम आपका होता है। फिर है अर्जेंट पॉइंटर, जो 16 बिट्स का होता है। इसको हम यूज करते हैं जब आपका अर्जेंट फ्लैग यानी ये जो यूआरजी वाला फ्लैग है वो अगर 1 सेट है तो हम इस अर्जेंट पॉइंटर का यूज करते हैं, ठीक है, जो कि उस अर्जेंट डेटा को सेगमेंट के अंदर पॉइंट करता है। उसके बाद ऑप्शंस हैं 0 से 40 बाइट्स, जो मैंने आपको बोला है ना, तो ये क्या है, आपके ऑप्शनल है। जो एडिशनल फीचर्स हैं, एग्जांपल मैक्सिमम सेगमेंट साइज, टाइम स्टैम्प्स, बॉटम्स, मतलब विंडो स्केलिंग वगैरह, ये सब आपके एडिशनल फीचर्स हैं जो कि इसमें आ जाते हैं। अगर ऑप्शंस नहीं है तो हेडर के मिनिमम जो साइज है वो 20 बाइट्स का रह जाता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। अब डायग्राम देख लो, अब आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आपके पास सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, फिर सीक्वेंस नंबर 32 बिट का, 32 बिट का एक्नॉलेजमेंट नंबर। सही है ना बात, अभी तक जो हमने यहाँ पे बात करी वही है, ये चारों चीजें हैं यहाँ पर, है ना। उसके बाद आता है आपकी हेडर लेंथ, हेडर लेंथ 4 बिट्स का होता है। रिजर्व्ड, ठीक है, ये रिजर्व्ड है आपके 6
क्या है, रिजर्व्ड है आपके 6 बिट्स, ठीक है। यहाँ पर हेडर लेंथ के बाद और आपके फ्लैग्स के बीच में, हेडर लेंथ और फ्लैग्स के बीच में आपके पास रिजर्व्ड होते हैं 6 बिट्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, ये सारे के सारे आपके फ्लैग्स हैं। देखो ये क्या है आपका अर्जेंट, एक्नॉलेजमेंट, पुश, रीसेट, सिंक्रोनाइज और क्या है ये फिनिश, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे याद रखना है, ये सारे फ्लैग्स आपको ऐसे वर्टिकल में लिखने होते हैं, क्लियर है। तो ये था आपके सारे के सारे फ्लैग्स जो विजुअली प्रेजेंट है। फिर आपके पास आ जाता है विंडो साइज यानी रिसीवर का बफर साइज, फिर टीसीपी चेकसम, अर्जेंट पॉइंटर, बाकी ये सारे ऑप्शंस हैं जो ऑप्शनल है, आपको नहीं लिखना है, और डेटा भी ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये है आपका, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। ये टीसीपी का हेडर फॉर्मेट है। और डिटेल में अगर आपको चाहिए कि अरे ये तो इतना सा है, मैं इतना सा कैसे लिखूंगा हेडर फॉर्मेट में, तो देखो ये सारी डिटेल के अंदर मैंने इसको यहाँ पर लिख भी रखा है, ये स्क्रीनशॉट है, एंड आप सारी की चीजें यहाँ से भी पढ़ के लिख सकते हो, ठीक है। तो नोट्स जब आप पढ़ोगे रिवाइज करते टाइम आप ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हो। आई होप मैंने अभी तक जो है चीजें इंपॉर्टेंट थी वो आपको सारी एक्सप्लेन कर दी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द यूडीपी प्रोटोकॉल। यूडीपी प्रोटोकॉल आपका क्या है, देखो क्वेश्चन कैसे आया है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन यूडीपी हेडर फॉर्मेट यूजिंग हेक्साडेसिमल डंप, फाइंड सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट एंड टोटल लेंथ, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन आया है, क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन आता है आपको कि कोई भी हेक्साडेसिमल डंप लेके सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट और टोटल लेंथ एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो देखो मैं आपको सबसे पहले समझाती हूँ यूडीपी कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। क्वेश्चन आ सकता है इसलिए सारी की सारी चीजें आपके यहाँ पर कवर हो रही है। सबसे पहले कनेक्शन लेस है, आपको पता है, अनरिलायबल है, डेटा गारंटी नहीं है, फास्ट है, कोई फ्लो कंट्रोल और कोई कंजेशन कंट्रोल यूडीपी में नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। कब यूडीपी का यूज होता है, जब स्पीड मैटर करती है, एक्यूरेसी मैटर नहीं करती है। लाइव वीडियो और ऑडियो स्ट्रीमिंग में यूज होता है, ऑनलाइन गेमिंग में, डीएनएस क्वेरीज के अंदर जो बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है ना, लेकिन रिक्वेस्ट फास्ट इसकी प्रोसेस करनी पड़ती है, ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, है ना। देन जहां पर स्पीड अगेन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिलायबिलिटी, क्लियर। अब यूडीपी का हेडर फॉर्मेट समझ लेते हैं, या बहुत छोटा सा इसका हेडर है, देख लो 8 बिट्स का होता है, अब सॉरी 8 बाइट्स का होता है, जो कि फिक्स्ड साइज है इसका, ठीक है। तो टीसीपी आपका कितना है, 20 से लेके आपका 60 बाइट्स तक हो सकता है, मिनिमम 20 उसका फिक्स्ड है, लेकिन इसका 8 ही फिक्स्ड है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। कौन सी फील्ड्स हैं, देखो कितनी सी हैं, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन, लेंथ और चेकसम, है ना, कितना ज्यादा छोटा सा है। तो सोर्स पोर्ट यानी कि 16 बिट्स, तो ये होता है आपका मतलब 2 बाइट्स का। इसके अंदर क्या है आपके पास, पोर्ट नंबर है सेंडिंग एप्लीकेशन का, 2 बाइट्स लॉन्ग, क्योंकि समटाइम्स वो मतलब 0 भी हो सकता है ऑप्शनल केस में, लेकिन 2 बाइट्स यहाँ पे रिजर्व्ड है। देन डेस्टिनेशन पोर्ट अगेन आपका 16 बिट्स का होता है ना। तो ये क्या है, रिसीविंग एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर है, जो कि रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल डीएनएस के लिए अगर हम देखें तो डेस्टिनेशन पोर्ट होता है 53, ठीक है। वैसे ही आपका एक होता है टीएफटी, यहाँ पर ही लिख देती हूँ, टीएफटी पी, ठीक है, इसका होता है 69। वैसे ही आपका होता है डीएचसीपी, है ना, ये सुने होंगे आपने नाम। तो ये रिसीविंग एप्लीकेशंस है, तो इसका 67 और 68 होता है। तो ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 2 बाइट्स के हैं, मतलब आप समझ पा रहे हो, इसमें ये स्टोर होगा। लेंथ बिट्स यहाँ पर क्या है, लेंथ आपका 16 बिट्स का है, लेंथ यानी कि यहाँ पर आपकी टोटल लेंथ ऑफ यूडीपी डेटाग्राम, क्लियर है, टोटल लेंथ ऑफ योर यूडीपी डेटाग्राम। डेटाग्राम मतलब कि हेडर प्लस डेटा, याद रखो हेडर के साथ मतलब डेटा के साथ आपका हेडर अटैच होता है, राइट। तो डेटाग्राम उसको बोला जाता है। फिर चेकसम आपका अगेन 16 बिट्स का होता है, एरर डिटेक्शन। तो यहाँ पर एक सिंपल सी चीज है कि सब चीजें आपकी 16 बिट्स की हैं, तो कोई आपको यहाँ पर बिट्स याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है। देख लो, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, यूडीपी लेंथ, यूडीपी चेकसम, ठीक है, और बाकी डेटा आपका ऑप्शनल है। तो ये क्या है आपका यूडीपी का हेडर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आपको देखो, ये क्वेश्चन वैसे तो इसमें बोला है कि कोई भी एक हेक्साडेसिमल डंप लो, उसका सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट और टोटल लेंथ निकालो। लेकिन यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन पीवाईक्यू है, अगर आप जाके देख लो पीवाईक्यूज के अंदर, तो ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है जिसमें आपको ये पूरा हेक्साडेसिमल का डंप दिया है, एंड यूजिंग दिस आपको फाइंड आउट करना है डेसिमल नंबर्स, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर और टोटल लेंथ ऑफ यूजर डेटाग्राम। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्सप्लेनिंग कि हाँ कैसे निकालते हैं, मैंने पीवाईक्यू ही ले लिया है, जो कि इसके डायरेक्ट आंसर आपको एक्सप्लेन करेगा। बिलीव मी बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन आपको इसका जो प्रोसेस है वो याद रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। आप अगर ये समझ लोगे, वैसे इतना बड़ा इसका आंसर नहीं होना चाहिए जितना बड़ा मैंने लिखा है, क्यों, क्योंकि मैं आपको एक लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ एकदम बेसिक से, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है यहाँ तक से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास यूडीपी पैकेट है तो उसके अंदर ये हेक्साडेसिमल में ये लिखा होता है, जो भी आपको दिया है ना, ये इतने बड़े का यूज नहीं है,
कहाँ तक का यूज है देख लो। सबसे पहली बात, आपको फर्स्ट 8 जो बॉक्सेस होते हैं, देखो इसको एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, इसको बॉक्सेस बोला जाता है। तो जो फर्स्ट 8 बॉक्सेस हैं वो ही आपका यूडीपी हेडर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको यहाँ तक की ही जरूरत है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ 8 बॉक्सेस देखना है। अब यूडीपी हेडर में 4 चीजें होती हैं, हमने पढ़ा, सोर्स पोर्ट होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट होता है, लेंथ होता है, चेकसम होता है, अभी तो देखा हमने हेडर के अंदर, यही तो 4 चीजें होती हैं। हाँ, तो जो फर्स्ट 2 बॉक्सेस होते हैं वो सोर्स पोर्ट नंबर के होते हैं, सेकंड 2 बॉक्सेस होते हैं वो डेस्टिनेशन पोर्ट होता है, उसके बाद के जो 2 बॉक्सेस है वो लेंथ होती हैं, एंड उसके बाद के जो 2 बॉक्सेस हैं वो चेकसम होता है। लेकिन हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर और टोटल लेंथ, मतलब हमें ये तीनों ही चीजों की जरूरत है, चेकसम की जरूरत नहीं है, नॉट नीडेड। क्लियर है? अब ये हमें मिल तो गया डायरेक्ट आंसर, है ना, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि डेसिमल में दो, है ना। तो अब हमें इस हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट्स इट। देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले देख लो, यहाँ पर मैंने लिखा है बिफोर कन्वर्टिंग अंडरस्टैंड दिस, हेक्सा नंबर्स क्या है, आपके 0 से 9 तक डिजिट्स और ए से एफ तक लेटर्स। क्लियर है? तो अब यहाँ पर आपका जो ए है, हमेशा याद रखो डेसिमल में 10 होता है, बी 11 होता है, सी 12 होता है, एफ तक आपका 15 होता है। तो आपको ये याद रखना है कि 0 से 9 तक अगर डेसिमल है तो ए से एफ तक यानी 10 से 15 तक आपके पास टोटल हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं। अब आपको वो दोनों बॉक्सेस को कैसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, देखो हर एक पेयर जो है वो कैसे काम करेगा। पहले आपके पास सपोज ए बी सी डी है, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, देखो ये एग्जाम्पल है, हमने अभी इसके लिए नहीं करा है। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हमेशा आप 256 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है वाई 256, क्योंकि आपके पास एक बाइट कितनी है, मतलब ये दोनों बॉक्सेस कितने बाइट के हैं आपके पास, सॉरी 2 बाइट के हैं, राइट, यानी कि 16 बिट्स के हैं, है ना, 16 बिट्स के हैं, देख लो ऊपर लिखा है ना, यहाँ पर देख लो 16 बिट्स के हैं ये दोनों भी बॉक्सेस। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 raised to 8 होगा। एक अगर हम बात करें, इस एक 1 बाइट की बात करें तो ये 8 बिट्स का होगा, राइट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 raised to 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 raised to 8 यानी कि 256। सो वी डोंट नीड टू रिमेम्बर दिस, जस्ट फॉलो द मेथड। 2 raised to 8 क्या है आपका, 256 है इस केस में। तो हमेशा याद रखो जो पहला वाला, ये पूरा एक बॉक्स है, तो इसका जो ये पहला वाला पार्ट है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 256 को, और सेकेंड पार्ट को ऐसे रहने दोगे, एंड दोनों को आप ऐड करोगे। समझ में आ गई बात? ये प्रोसेस फॉलो करनी है। अब हमारे न्यूमेरिकल में देखते हैं, आपका सोर्स पोर्ट क्या है, E2A7। कैसे आया E2A7 भाई, यही तो है फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट बॉक्स E2A7 आपका सोर्स पोर्ट नंबर है, मैंने पहले बताया। तो अब आपको इसको क्या करना है, देख लो, जो पहले वाला पार्ट है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो मुझे बताओ ई क्या है, ई है आपका 14, और मतलब मैं पहले E2 के लिए देख रही हूँ, उसके बाद हम A7 को कन्वर्ट करेंगे। E2 के लिए पहले E को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो मुझे बताओ E क्या है, E है आपका 14, तो E आपका 14 आ गया, 2 आपका एज इट इज, मतलब कि E2 हेक्साडेसिमल में क्या आएगा, E2 हेक्साडेसिमल के अंदर क्या आएगा, अब ये हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, तो आप E को यानी 14 को मल्टीप्लाई करोगे 16 के साथ, हेक्सा है, राइट, और उसके बाद इसके अंदर आप प्लस कर दोगे 2 को। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर आप 224 को +2 करोगे तो 226 आपके पास आ गया। याद रखो आपके पास ये हेक्सा वैल्यू है, ठीक है, इसलिए आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो डेसिमल के अंदर। अब वैसे A7 को करना है, तो मुझे बताओ ये जो 10 है ये क्या है आपका, यही तो आपका लेटर है, तो A आपका 10 होता है, तो 10 को आप हेक्साडेसिमल यानी 16 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद इस 7 के साथ ऐड कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा 167। तो फाइनल जो सोर्स पोर्ट आएगा, अब ये जो फाइनल सोर्स पोर्ट आएगा, मुझे बताओ मैंने आपको क्या बोला था, इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी, है ना, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 256 के साथ, और इसको सिर्फ ऐड कर दोगे। तो देखो यहाँ पर वही किया है, 226 को मल्टीप्लाई किया 256 के साथ, यानी कि ये जो वैल्यू आपकी आई थी इसकी, इसको मल्टीप्लाई किया 256 के साथ, और इसको ऐसे ही रहने दिया, तो आपका ये जो आंसर आया है ये है आपका सोर्स पोर्ट। देखो पहले टाइम में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इजी न्यूमेरिकल कोई नहीं हो सकता। कुछ नहीं करना है, जो भी आपको ये अल्फाबेट दिख रहा है ना, पहली बात यहाँ पर जो अल्फाबेट है, पहले उसको डेसिमल में देखो कि ई की वैल्यू क्या है, 14 है। अब ये हेक्साडेसिमल में है तो हम इसको डायरेक्ट 14 कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसको पहले 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद जो नंबर है उसके साथ उसको ऐड कर देंगे। फिर वो जो वैल्यू होगी वो मेरे E2 के इक्विवेलेंट वैल्यू होगी 226। ओके, अब उसके बाद मेरे A7 के इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आई मेरी, 10 इंटू 16, 160 प्लस 7, 167 आ गई, है ना। अब ये दोनों जो वैल्यूज है, अब ये मेरा बना AB और ये मेरा बना CD अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस। तो मैंने आपको पहले ही बताया AB को आप 256 से मल्टीप्लाई करते हो, क्यों करते हो वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो 226 को आप मल्टीप्लाई करोगे 256 के साथ और ऐड कर दोगे, वो है आपका फाइनल सोर्स पोर्ट नंबर इन डेसिमल। सेम टू सेम कट टू कट प्रोसेस आपको अप्लाई करना है डेस्टिनेशन पोर्ट के लिए। देख लो यहाँ पर क्या है, 00 और 0D। तो मुझे बताओ
यहाँ पर 0 0 है तो इसका तो आंसर ही 0 होगा ना, यहाँ पर कोई अल्फाबेट ही नहीं है तो मैं क्या कन्वर्ट करूँ। अब यहाँ पर 0D है तो यहाँ पर ये जो 0 है ये 0 रहेगा और ये जो D है वो 13 है। इस केस में ये 13 ही रहेगा। क्यों 13 ही रहेगा भाई? क्योंकि इसको अगर ये पहले होता मेरा यहाँ पर होता तो मैं इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करती। सेकंड वाले को कन्वर्ट नहीं करते हैं, सेकंड वाले को डायरेक्ट वैसे ही रहने देते हैं। तो इसलिए ये जो 0D है वो मेरा 13 ही रह गया। क्यों? क्योंकि D की वैल्यू क्या होती है? D की वैल्यू क्या होती है देख लो, 13 होती है। सही है बात। तो आपका यहाँ पर ये 13 हो गया। तो फाइनल में आपका क्या आया? आपका पहले का था 0 और इसका आया 13। ठीक है, यानी ए बी का आया 0, सी डी का आया 13। तो इसको मल्टीप्लाई करना होता है ना 256 के साथ और इसको ऐड कर देना होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके आंसर आया 13। तो ये है आपका डेस्टिनेशन पोर्ट। क्लियर है? अब सिमिलर पैटर्न में देखो, सिमिलर पैटर्न में आपको टोटल लेंथ निकालनी है जो कि है ये। मतलब ये भी कहाँ से आया है देखो ना, आपको पता है ना, आपको मैंने पहले ही बता दिया, बॉक्स 1 2 3 4 और 5 6। तो ये जो है अब आपका 0020 क्या है? टोटल लेंथ है। किसमें? हेक्साडेसिमल में। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो आप पहले 00 को तो डायरेक्ट 0 लिख दोगे। अब ये जो 20 है यहाँ पर इस 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे ना 16 के साथ। पता है ना, पहला जो होता है आपका वो हमेशा आप 16 से मल्टीप्लाई करते हो और ये जो दूसरा होता है उसको आप एज इट इज रहने देते हो। तो ये जो है आपका यहाँ पर क्या था, इस केस में पहला ही 0 था तो इसको मल्टीप्लाई करके भी 16 से क्या फायदा होता है ना। तो इसलिए इसको वैसे ही रहने दो, इधर 0 है तो आपका यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ गई इसकी 32, क्योंकि 2 इंटू 16 क्या होता है? 32 होता है, प्लस 0 32। अब स्टेप 3 में आपको पता है आपको क्या करना है, ये जो 00 की वैल्यू है उसको 256 से मल्टीप्लाई करना है और 32 के साथ ऐड कर देना है। तो ये 32 बाइट्स की आ गई लेंथ। तो ये याद रखो कि इसके डेसिमल वैल्यू में कोई आपको यहाँ पर मतलब इसका कंस्ट्रेंट नहीं देना है, इसका आपको बाइट देना है, ये याद रखना। ठीक है, तो आपका ऐसा आंसर बनता है इस पीवाईक्यू का। एंड अगर आपको क्वेश्चन आ भी जाता है कि आपको अपने हिसाब से हेक्साडेसिमल डंप क्रिएट करना है तो आप अपने हिसाब से कोई भी कंसीडर करके उसका सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट और टोटल लेंथ निकाल सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो यूडीपी अगर हेडर आपको फॉर्मेट आ भी जाता है तो उसके साथ एक और क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपल होता है, ये पता है एग्जामिनर को। और टीसीपी हेडर आया तो वो बस टीसीपी हेडर ही आता है। तो इसीलिए दोनों भी आपको प्रिपेयर करके यहाँ पे रखना होगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया ये पूरा का पूरा। नाउ कंजेशन कंट्रोल की बात करते हैं। तो कंजेशन कंट्रोल के अंदर आपको क्वेश्चन आया है, देखो पीवाईक्यू में, एक्सप्लेन टीसीपी कंजेशन कंट्रोल इन ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कंजेशन लेयर को एक्सप्लेन करना है। कंजेशन मतलब बहुत सारे पैकेट्स आपके नेटवर्क में आ गए जिसकी वजह से डिले हो रहा है, पैकेट लॉस हो रहा है, आपका रीट्रांसमिशन हो रहा है बार 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 बार, मतलब एग्जैक्टली इंटरनेट में ट्रैफिक जैम लगा है ना, इसी को कंजेशन बोलते हैं। तो क्या है कंजेशन? टू मेनी पैकेट्स इन नेटवर्क, डिलेस पैकेट एंड ट्रैफिक जैम ऑन हाईवे। क्लियर है? अब टीसीपी कंजेशन कंट्रोल की एल्गोरिदम्स कौन सी हैं? स्लो स्टार्ट। स्लो स्टार्ट क्या है? स्टार्ट स्मॉल, ग्रो एक्सपोनेंशियली, है ना। मतलब कि यहाँ पर क्या है, आपका जो है जब भी आपका नया कनेक्शन स्टार्ट होता है तो टीसीपी को पता नहीं होता नेटवर्क की कैपेसिटी क्या है, तो वो क्या करता है, पहले पहले स्मॉल स्मॉल स्लोली स्लोली भेजना स्टार्ट करता है एंड ग्रेजुअली इंक्रीज करता है स्पीड को। ठीक है, तो ये कैसे इंक्रीज होता है? CWND यानी कि कंजेशन विंडो बिगिंस विद द कंजेशन विंडो विच इज इक्वल टू 1 MSS यानी मैक्सिमम सेगमेंट साइज। क्लियर है? एक्सपोनेंशियली ये क्या करता है? ग्रो करता है, मतलब कि आपके हर बार जो ये है, ये हर बार जो है आपका कंजेशन विंडो वो डबल कर देता है। सी डबल द कंजेशन विंडो आफ्टर ईच आरटीटी, यानी कि हर एक राउंड के बाद, हर एक आरटीटी के बाद क्या होता है, आपका जो कंजेशन विंडो है वो डबल हो जाता है। 1 का 2 होता है, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। तो ऐसे ये ग्रेजुअली, आप ऐसे बोल दो, एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यू करता है अंटिल आपका जो लिमिट है, थ्रेशोल्ड है, वो आपका यहाँ पर रीच नहीं हो जाता। तो ये है आपका स्लो स्टार्ट वाला मेथड, अल्गोरिदम। सेकंड है आपके पास कंजेशन अवॉइडेंस। कंजेशन अवॉइडेंस में क्या होता है, जैसे ही थ्रेशोल्ड रीच हो जाता है तो टीसीपी आपका केयरफुल हो जाता है। क्लियर? मतलब अब उसके बाद वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं करेगा, अब जो है वो लीनियरली बढ़ेगा, यानी कि एक एक प्लस करेगा। ठीक है, एक एक आपका एमएसएस प्लस करेगा पर आरटीटी। वैसे तो क्या कर रहा था, डबल बढ़ रहा था, अब सिर्फ एक बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, आपकी जैसी थ्रेशोल्ड आपका आ जाता है वैसी वो बाय 1 इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर अब जो है वो लीनियर ग्रोथ है इंस्टेड ऑफ एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर मोर कॉशियस अप्रोच है ये। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। ये काफी ज्यादा सिंपल सी चीज है। फास्ट रीट्रांसमिट की बात करें तो जब एक पैकेट लॉस्ट हो जाता है तो सेंडर क्या करता है, उसका एक्नॉलेज, डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट रिसीव करता है। और जैसे ही 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट अराइव हो जाते हैं तो टीसीपी अज्यूम करता है कि जो पैकेट है वो लॉस्ट हो गया है और रीट्रांसमिट करना है इसको इमीडिएटली। तो यू नो नीड टू वेट फॉर टाइम आउट, जल्दी से इसको फास्टली क्या करो, सेंड कर दो। ठीक है, जैसे ही 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आ जाते हैं तो इफ सेंडर रिसीव 3 डुप्लीकेट एसी केस तो अज्यूम कर लो कि पैकेट जो है वो लॉस्ट हो गया है एंड इसको रीट्रांसमिट कर दो। तो ये है फास्ट
फास्ट रीट्रांसमिट, लेकिन इसकी एक ही कंडीशन है, 3 डुप्लीकेट एसी कीज आएंगी तभी। उसके बाद फास्ट रिकवरी, फास्ट रिकवरी मतलब कि रीट्रांसमिट होने के बाद, फास्ट रीट्रांसमिट होने के बाद टीसीपी को जो है मतलब वो वापस कहाँ चला जाता है, मुझे बताओ, वो वापस से आपके स्लो स्टार्ट पर नहीं जाता। टीसीपी डज नॉट गो बैक टू स्लो स्टार्ट, इंस्टेड वो क्या करता है, वो उसका जो मतलब थ्रेशोल्ड था उसको, यहाँ पर जो इसका कंजेशन विंडो था उससे हाफ कर देता है, मतलब वापस से थ्रेशोल्ड को स्टार्ट करता है, लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं करता, हाफ से स्टार्ट करता है, तो फिर अब ये कंजेशन अवॉइडेंस को एंटर कर लेता है डायरेक्टली। क्लियर है? तो ये 4 आपके एल्गोरिथम्स हैं जो आपको याद रखनी है फॉर टीसीपी कंजेशन कंट्रोल। स्लो स्टार्ट, जिसमें आप स्टार्ट स्लो करते हो, लेकिन हाँ आपका जो कंजेशन विंडो है वो आप क्या करते हो, एकदम डबल एक्सपोनेंशियली डबल डबल करके हर राउंड में इंक्रीज करते हो। कंजेशन अवॉइडेंस में जैसे ही थ्रेशोल्ड रीच हो जाता है फिर आप एक एक करके इंक्रीज करते हो। फिर रीट्रांसमिट यानी कि जैसे ही 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट सेंडर रिसीव कर लेता है वैसे ही आपका जो है पैकेट लॉस्ट है समझा जाता है एंड उसको रीट्रांसमिट किया जाता है। फास्ट रिकवरी की बात करें तो रिकवर होता है ये विदाउट गोइंग बैक टू स्लो स्टार्ट, मतलब कि रीट्रांसमिट हो गया तो अब क्या होगा, आपका कंजेशन विंडो जो है वो हाफ से डिवाइड होने के बाद, मतलब 1 से स्टार्ट नहीं होगा लेकिन हाँ कुछ पीछे से वो स्टार्ट करता है, ठीक है, जिससे कंजेशन अवॉइड हो जाता है। क्लियर है बात? तो ये 4 एल्गोरिथम्स आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। अब कंजेशन विंडो वर्सेस रिसीवर विंडो समझते हैं। कंजेशन विंडो वर्सेस रिसीवर विंडो बहुत ज्यादा इजी सा डिफरेंस है। कंजेशन विंडो को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्या, CWND। कंजेशन विंडो का मतलब देखो बेसिकली ये क्या है, लिमिट है जो आपके नेटवर्क पे इम्पोज्ड है, कितना जो है, हाउ मच नेटवर्क कैन हैंडल। और रिसीवर विंडो यानी कि RWND, ये क्या है कि आपका कितना रिसीवर एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर है बात? यहाँ पर आपका कितना नेटवर्क हैंडल कर सकता है और यहाँ पर अपना आपका जो रिसीवर है वो कितना एक्सेप्ट कर सकता है। तो एक्चुअल जो सेंडिंग विंडो है, एक्चुअल जो सेंडिंग विंडो है वो इन दोनों का मिनिमम है, CWND और RWND का मिनिमम क्या है, एक्चुअल विंडो है। तो सेंडर दोनों के भी लिमिट्स को यहाँ पर रिस्पेक्ट करता है। क्लियर है बात? अब यहाँ पर देख लो ये डायग्राम है, ये इफेक्ट ऑफ कंजेशन है। इसमें क्या है, आप देख लो लेफ्ट एक्सिस में आपका ये जो वाई एक्सिस है इसमें आपको नेटवर्क थ्रूपुट दिख रहा है, थ्रूपुट मतलब कि कितने पैकेट सक्सेसफुली डिलीवर हो गए, ओके। और बॉटम एक्सिस, एक्स एक्सिस में आपको पैकेट सेंट दिख रहा है, लोड, लोड यानी कितने पैकेट सेंट हो गए। अगर लोड इंक्रीज हुआ है मतलब कि थ्रूपुट भी इंक्रीज हुआ है एट फर्स्ट। क्लियर? अब यहाँ पर आप देखो ये है नो कंजेशन जोन, ये क्या है, नो कंजेशन जोन। तो यहाँ पर एकदम जो लोड है वो स्मॉल है, मतलब डेटा जो है वो स्मॉल है और थ्रूपुट हाई है ना, तो नेटवर्क जो है वो स्मूथली वर्क कर रहा है, ठीक है, डेटा कम है और पैकेट जो है वो, यानी कि वो जो डेटा है वो सक्सेसफुली डिलीवर भी अच्छे से हो रहा है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये आपका कोई भी मतलब इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क स्मूथली वर्क कर रहा है। उसके बाद आता है ये वाला, ये है आपका माइल्ड कंजेशन जोन। माइल्ड कंजेशन जोन मतलब कि यहाँ पर ज्यादा पैकेट्स एंटर कर गए, ठीक है, थोड़े बहुत डिलेज यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, आपका टीसीपी अपनी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम कर देता है ताकि उसका जो कोलैप्स है वो ना हो, ठीक है। तो ये है माइल्ड कंजेशन जोन। उसके बाद आता है सिवियर कंजेशन जोन, जो कि है यहाँ से, है ना। सीवियर कंजेशन जोन यानी कि बहुत सारे पैकेट्स हो गए, अब जो है इस केस में आपके पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं, टाइम आउट हो रहा है, रीट्रांसमिशन हो रहा है ना। तो अब यहाँ पे जो आपका थ्रूपुट है आप देखो वो डिक्रीज होना शुरू हो गया है, थ्रूपुट क्या है, डिक्रीज होना शुरू हो गया है। इवन दो आपका ये जो लोड है वो इंक्रीज हो रहा है, डेटा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो थ्रूपुट है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि आपके जो पैकेट डिलीवर होने वाले चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पे कम हो रहे हैं। मतलब जितना ज्यादा लोड, इसका ये मतलब नहीं है कि उतना ही परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आफ्टर अ पॉइंट नेटवर्क फेल होने लग जाता है, इसी को बोला जाता है कि यहाँ पर अब आपको कंजेशन कंट्रोल की जरूरत है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको कंजेशन कंट्रोल करना पड़ेगा जिसके वजह से आपका जो कर्व है वो ठीक से आगे बढ़ता रहे, ठीक है, ऐसे डाउनफॉल ना हो। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ योर कंजेशन। क्लियर? अब एससीटीपी प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं। एससीटीपी यानी स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, जिसका पीवाईक्यू में आपको आया हुआ है, देख लो, एक्सप्लेन एससीटीपी प्रोटोकॉल इन डिटेल। तो अब आप देख रहे होगे यूनिट 4 में ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा रहे हैं, है ना, तो पूरा यूनिट इसमें आपको पढ़ना जरूरी है ना। ऐसा हो सकता है कि कोई और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इवन इट्स नॉट नेसेसरी कि पीवाईक्यूज ही आए, क्योंकि हर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट में आपके पीवाईक्यूज दिख रहे हैं। तो प्लीज मेक श्योर आप पूरे इस यूनिट को अच्छे से समझो, एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपल वे। तो चलिए देखते हैं एससीटीपी क्या है। अगेन ये एक नया प्रोटोकॉल है जो कंबाइन करता है बेस्ट फीचर्स ऑफ योर टीसीपी एंड यूडीपी, इन दोनों के जो बेस्ट फीचर्स है उनको कंबाइन करता है, ठीक है। इसको स्टैंडर्डाइज किया था 2000 के अंदर, एंड इसका जो मतलब
ये जो है अगेन आई विल से कि इट इज मोर एडवांस्ड देन टीसीपी। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है आप एससीटीपी को ऐसा समझो कि दोनों भी का जो टीसीपी और यूडीपी इन दोनों का कंबाइन करके एक स्मार्टर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल बनाया गया है जो कि है एससीटीपी। अब इसके फीचर्स क्या है? सबसे पहले है मल्टी स्ट्रीमिंग, यानी कि मल्टीपल स्ट्रीम्स इन सिंगल कनेक्शन। तो टीसीपी में क्या होता था? एक सिंगल कनेक्शन होता था और एक सिंगल स्ट्रीम, इसका मतलब, ठीक है, मतलब एक पैकेट लॉस्ट हो गया तो पूरी स्ट्रीम वेट करती थी। अगर 1 2 3 4 में अगर 2 लॉस्ट हो गया तो अब आगे की पूरी स्ट्रीम वेट करेगी, है ना? तो यहाँ पर क्या है, एससीटीपी का बेनिफिट क्या हुआ? जब बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं इनसाइड वन सिंगल एससीटीपी कनेक्शन, तो अगर एक स्ट्रीम ब्लॉक भी हो जाती है तो आगे की कंटिन्यू करती है। समझ में आ गई बात? तो इसी से आपका हेड ऑफ लाइन जो है वो ब्लॉक, मतलब ऐसा समझो, प्रिवेंट होता है। इमेजिन आप वेब पेज लोड कर रहे हो, टेक्स्ट, उसके अंदर टेक्स्ट भी है, उसके अंदर मल्टीपल इमेजेस भी है, तो अगर एक इमेज कहीं पे लोड होने से वेट कर रही है तो उसके वजह से आपका पूरा वेबसाइट लोड नहीं करता, है ना? लेकिन यहाँ पर आपके एससीटीपी के वजह से वो एक इमेज थोड़ी देर बाद लोड हो जाएगी, चलेगा, लेकिन उसके बाद वाले जो लोड होना है, जैसे टेक्स्ट हो गया और दूसरी इमेजेस हो गई, वो लोड होने की वजह से हमें एटलीस्ट वेबसाइट तो दिखना शुरू हो जाती है ना? तो ये है आपका मल्टी स्ट्रीमिंग का एग्जांपल। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, मल्टी होमिंग की बात करें तो मल्टी होमिंग में एससीटीपी सपोर्ट करता है मल्टीपल आईपी एड्रेस पर एंड पॉइंट, है ना? अगर एक नेटवर्क पाथ फेल हो जाए तो ऑटोमेटिकली दूसरे नेटवर्क पाथ पे स्विच कर जाना चाहिए। तो इससे आपकी रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है एंड इट इज यूजफुल फॉर सर्वर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। जैसे आपका लैपटॉप है, उसमें वाईफाई भी हो सकता है, इथरनेट भी हो सकता है ना, एक साथ कनेक्टेड। तो अगर वाईफाई फेल हो रहा है तो एससीटीपी ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देता है इथरनेट पे विदाउट ब्रेकिंग द कनेक्शन। सो दिस इज योर मल्टी होमिंग। ओके, मैसेज ओरिएंटेड की बात करें तो एससीटीपी जो है ये प्रिजर्व करता है मैसेज बाउंड्रीज को, जैसे कि आपके यूडीपी में होता है, बट यहाँ पर रिलायबिलिटी भी मेंटेन होती है जैसे टीसीपी की होती है। तो ऑब्वियसली दोनों के भी जो अच्छे अच्छे फीचर्स हैं वो हम यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, अगर एक एप्लीकेशन 1000 बाइट ऑफ मैसेज सेंड कर रहा है, यानी 1000 बाइट सेंड कर रहा है, तो एससीटीपी क्या डिलीवर करेगा? एग्जैक्टली वही 1000 बाइट मैसेजेस को सेंड करेगा, नॉट फ्रेगमेंटेड, नॉट मर्ज्ड। ओके, इसीलिए जो एससीटीपी है इट इज यूजफुल फॉर सिग्नलिंग एंड रियल टाइम एप्स। क्लियर? 4 वे हैंडशेक, तो यहाँ पर अगेन जो टीसीपी का मतलब ये जो है ये ज्यादा सिक्योर है। एससीटीपी क्या करता है? 4 वे हैंडशेक को यूज करता है आपके एस्टैब्लिशमेंट के टाइम पे, जहां पर टीसीपी 3 वे को यूज करता था, है ना? यहाँ पर 4 वे का यूज होता है, इसके वजह से अगेन आपका जो साइन फ्लडिंग अटैक है, सिंक्रोनाइज वाला फ्लडिंग अटैक है, वो प्रिवेंट हो सकता है। तो इसमें जो ये 4 वे है इंस्टेड ऑफ 3 वे एज पर टीसीपी, वो क्या है? पहले आपका इनिट है, इनिशियलाइज, मतलब इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट लाइक टीसीपी, एससीटीपी क्या करता है? पहले सेंड करता है सिक्योर कुकीज को, ठीक है, कुकीज को सेंड करता है ताकि वो क्लाइंट को वैलिडेट कर पाए, एंड जैसे ही उसको वेरिफिकेशन मिल जाता है तो वो कनेक्शन क्रिएट कर देता है। देख लो, इनिशियलाइज आपका एक्नॉलेज होता है, फिर कुकी भेजा जाता है, कुकी का इको यानी कुकी आपका कंप्लीटली भेजा जाता है एंड फिर उसका एक्नॉलेजमेंट लिया जाता है। तो ये है आपका 4 वे हैंडशेक। किस केस में? एससीटीपी के केस में, कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के टाइम पे। याद रखो, टीसीपी का कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए 3 वे हैंडशेक था और टर्मिनेशन के लिए 4 वे हैंडशेक था। यहाँ पर कनेक्शन के लिए आपका 4 वे हैंडशेक है। क्लियर है? अदर फीचर्स ये है कि बिल्ड इन सिक्योरिटी है अगेंस्ट डॉस अटैक्स, बाकी अनऑर्डर डिलीवरी का ऑप्शन है विद इन स्ट्रीम, है ना, हम कर सकते हैं यूडीपी की तरह। देन पार्शियल रिलायबिलिटी है, यू कैन स्किप सम रिट्रांसमिशंस। ओके, तो जो एससीटीपी है वो फ्लेक्सिबल है एंड ये आपके मतलब अच्छे से डिलीवर करता है व्हाट द एप्लीकेशन नीड्स। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टूड। देख लो, अब ये एससीटीपी वर्सेस यूडीपी एंड टीसीपी है। कनेक्शन, यहाँ पर ये कनेक्शन ओरिएंटेड है तो ये भी कनेक्शन ओरिएंटेड है, ये कनेक्शन लेस है। क्लियर? रिलायबल, यस यस, तो ऑर्डर्ड है, यस, और ये ऑप्शनल है, चाहो तो करो नहीं तो मत करो। स्ट्रीम्स, तो यहाँ पर स्ट्रीम्स 1 है, यहाँ पर कोई स्ट्रीम्स नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रीम्स है। मैसेज बाउंड्रीज, नो, यस, तो यहाँ पर यस। मल्टी होमिंग, मतलब दोनों का भी जो बेस्ट है वो यहाँ पर है। अब इस केस में मल्टी होमिंग के केस में ये यस है, मतलब एडिशनल फीचर है ये इसका, ठीक है? तो ये आप याद रख सकते हो इससे। बाकी इसके एप्लीकेशन है सिग्नलिंग इन टेलीकॉम, वो आईपी कंट्रोल एंड वेब आरटीसी डेटा चैनल्स, ठीक है? सो आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये था आपका एससीटीपी प्रोटोकॉल। अब आता है आपके पास
आरटीपी प्रोटोकॉल यानी रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। देखो ये कोई भी प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे अब ये इसकी बात करूं मैं तो आपको पता होना चाहिए, अब एसएटीपी को सुनते ही आपको पता आ जाना चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन होता है टीसीपी और यूडीपी का, और इसके कुछ फंक्शंस जैसे कि 4 वे हैंडशेक आप याद रखोगे बहुत अच्छे से, मल्टी स्ट्रीमिंग जैसे वो वेबसाइट वाला एग्जांपल याद रख लेना, आपका वाईफाई और इथरनेट साथ में कनेक्टेड है लैपटॉप में, अगर एक फेल हो जाता है दूसरे पे डायरेक्टली स्विच हो जाएगा। किसके वजह से स्विच होता है? एचटीटीपी के वजह से। मैसेज ओरिएंटेड है कि जितना भेजोगे उतना ही रिसीव होगा, कुछ फ्रेगमेंट नहीं होगा, है ना। 4 वे हैंडशेक, बाकी ये अगर 4 भी आपने याद रख लिए तो आपके फीचर्स बन गए चारों, है ना। तो ऐसे आपको इसको समझ के रखना है, क्लियर है। बाकी एप्लीकेशंस वैसे रियल टाइम के अंदर आपको करना है, आपको समझना है पहले तो भाई आरटीपी है क्या। तो आरटीपी ट्रांस यानी रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, इसको हम यूज करते हैं ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीमिंग के अंदर, इसीलिए इसको याद रखो रियल टाइम बोला जा रहा है, मतलब कि रियल टाइम ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग ही पॉसिबल है, ठीक है। तो ये वर्क करता है ऑन टॉप ऑफ यूडीपी, ठीक है, एंड इसको स्टैंडर्डाइज किया था इन आरएफसी 3550। तो आरटीपी क्या प्रोवाइड करता है हमें? टाइमिंग और सीक्वेंसिंग फीचर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो कि यूडीपी अकेला जो है वो नहीं कर सकता था, ठीक है। तो रेगुलर टीसीपी और आरपी डोंट हैंडल टाइमिंग रिक्वायरमेंट्स, नीड फॉर सिंक्रोनाइज्ड ऑडियो वीडियो, नीड टाइम स्टैम्प्स एंड सीक्वेंस नंबर्स, है ना। तो इसीलिए आरटीपी ये सॉल्व करता है बाय एडिंग टाइम स्टैम्प, बाय एडिंग सीक्वेंस नंबर एंड बाय एडिंग सिंक्रोनाइजेशन। तो ये कौन सी 3 चीजें आपको याद रखनी है जो ये ऐड करता है? एक आपका टाइम स्टैम्प्स, ठीक है, फिर एक है आपका सीक्वेंस नंबर्स, फिर एक है आपका सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। ये 3 चीजें ये ऐड करता है जो अकेला टीसीपी या यूडीपी नहीं कर सकता। तो ये तीनों चीजों के वजह से ये स्पेशल रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल बना है। अब इसके फीचर्स क्या है? टाइम स्टैंपिंग सबसे पहला फीचर, सीक्वेंस नंबर फिर फीचर, जो एक्स्ट्रा चीजें ऐड करिए भाई वही तो की फीचर हो गए हमारे। सबसे पहला है ईच पैकेट हैज टाइम स्टैम्प, है ना। हर एक पैकेट के पास टाइम स्टैम्प होता है जो बताता है कि व्हेन इट शुड बी प्लेड, है ना। जैसे कि आपके ऑडियो वीडियो के अंदर ये यूज होता है ताकि आप टाइमिंग रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर पाओ, फ्रेम्स जो है आपके प्ले होते हैं इन द करेक्ट रिदम। सो वैसे ही आपके वीडियो कॉल के अंदर आपकी जो वॉइस है एंड जो फेस है वो मैच रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टाइम स्टैम्प्स का यूज हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी टाइम स्टैंपिंग हो गई। सीक्वेंस नंबर्स की बात करें तो हर एक पैकेट के पास उसका सीक्वेंस नंबर होता है, तो इसके वजह से पैकेट लॉस डिटेक्ट हो सकता है। सीक्वेंस नंबर है ना, तो आपको पता चलेगा एक्नॉलेजमेंट कि 1 आया, 2 आया, 3 क्यों नहीं आया भाई, 4 आ गया, 3 नहीं आया, तो 3 आपका पैकेट लॉस है। आउट ऑफ ऑर्डर अगर अराइव हुआ है तो वो भी पता चल जाएगा क्योंकि सीक्वेंस नंबर है। तो इसलिए आरटीपी जो है इट डज नॉट रीट्रांसमिट द लॉस्ट पैकेट्स, तो इसलिए रियल टाइम के अंदर ही आपका जो है प्रेफर किया जाता है टू स्किप रेदर देन डिले, ओके। पेलोड की अगर हम बात करें, पेलोड टाइप आइडेंटिफिकेशन, तो ये बताता है रिसीवर को कि किस टाइप का डेटा है जो आपके पैकेट के अंदर है, क्या वो MP3 फाइल है, क्या वो वीडियो है ना, क्या वो VP8 है ना, या फिर क्या है ओपस ऑडियो कोडेक है, क्या है, कौन सा है, मतलब सो दिस हेल्प्स द रिसीवर डिकोड द डेटा करेक्टली, क्लियर है। तो रिसीवर नोज हाउ टू डिकोड। फिर है सोर्स आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पर आपका SSRC यूनिकली आइडेंटिफाई करता है सोर्स ऑफ अ मीडिया स्ट्रीम, यानी कि ये जो है कहाँ यूजफुल है? मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंसेज में, मतलब कि ग्रुप कॉल्स हो गए, है ना, मल्टीपल ऑडियो वीडियो स्ट्रीम्स हो गए, जैसे कि जूम मीटिंग के अंदर आपका ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, वो यूनिकली आता है, तो वो कैसे आता है? आपके सोर्स आइडेंटिफिकेशन से। नाउ लेट सी आरटीपी हेडर, ठीक है, इसके ऊपर भी आपको, क्योंकि क्वेश्चन तो यही था बेसिकली, हेडर के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाता है, तो प्रोटोकॉल एक्सप्लेन करना है तो साथ में आप हेडर भी ड्रॉ करके दिखा सकते हो, इवन हेडर का सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पर इसका क्या है देख लो, सबसे पहले इसके पास वर्जन है, ये होता है 2 बिट्स का, करंटली वर्जन 2 यूज होता है, तो यहाँ पर आपका जो है आरटीपी का वर्जन आ जाता है। उसके बाद है आपके पास पी यानी कि पैडिंग, ये 1 बिट का होता है, ये इंडिकेट करता है कि क्या एक्स्ट्रा पैडिंग बिट्स मतलब ऐड हुए थे एंड में, ठीक है, अगर ऐड हुए थे तो यस, अगर नहीं हुए थे तो नो, ओके। फिर आपके पास है एक्स क्या है? एक्सटेंशन, अगर ये सेट है यानी कि ये 1 है एक्सटेंशन, तो हेडर के पास एक्सटेंशन फील्ड होगी, और अगर ये 0 है मतलब एक्सटेंशन फील्ड नहीं होगी। फिर है आपके पास ये सीसी क्या है? CSRC काउंट होता है ये, जो कि मतलब कंट्रीब्यूटिंग सोर्सेस का नंबर होता है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कॉन्फ्रेंस कॉल्स के अंदर हम यूज करते हैं इसको मिक्स्ड स्ट्रीम्स के अंदर, तो बेसिकली ये उसके लिए यूज होता है। आपके पास एम है, एम क्या है? मार्कर, ये क्या है? एप्लीकेशन स्पेसिफिक बिट है जो कि यूज होती है टू मार्क स्टार्ट ऑफ अ वीडियो फ्रेम, ओके। देन यू हैव पेलोड टाइप, पेलोड टाइप 7 बिट्स का होता है, ये इंडिकेट करता है क्या ये कोड बाइट टाइप है या डेटा टाइप है ना। तो मतलब रिसीवर को इसको मतलब रिसीवर इसको यूज करके उस डेटा को डिकोड कर सकता है। फिर आपके पास है सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर हमेशा इंक्रीज होता है बाय 1 फॉर एवरी पैकेट यू सेंड, ओके।
तो इसको हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट पैकेट लॉस एंड रीऑर्डरिंग। फिर आपके पास टाइम स्टैम्प है। टाइम स्टैम्प क्या है? अगेन आपकी टाइम मतलब उस पैकेट का सैम्पलिंग टाइम है, अगेन जो कि प्लेबैक के लिए करेक्ट इंपॉर्टेंट है। देन सिंक्रोनाइजेशन सोर्स आइडेंटिफायर, जिसको हम SSRC भी बोलते हैं। तो ये क्या है आपका? ये है सिंक्रोनाइजेशन सोर्स, जो कि अगेन यूनिक आइडेंटिफायर है फॉर ईच स्ट्रीम। देन यू हैव कंट्रीब्यूटिंग सोर्स आइडेंटिफायर, जिसको CSRC भी बोलते हैं, जो कि वेरिएबल है। तो ये है सारे आपके कंट्रीब्यूटिंग सोर्सेस का लिस्ट। क्लियर है? तो ये आपका RTP हेडर है एंड इनके सारे जो मैंने अभी आपको बताया वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। यू कैन रीड वर्जन, पैडिंग, एक्सटेंशन, CRC काउंट, मार्कर, पेलोड टाइप, सीक्वेंस नंबर, टाइम स्टैम्प, SSRC और CSRC। क्लियर है? तो यह है आपका RTP का हेडर। देन यू हैव RTP कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, इसको RTCP बोला जाता है, RTP कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये क्या है? आपके कंपेनियन प्रोटोकॉल है टू RTP। RTP क्या करता है? मीडिया सेंड करता है। RTCP क्या करता है? उस मीडिया क्वालिटी को मॉनिटर करता है। क्लियर है बात? तो RTCP क्या करता है? रिपोर्ट भेजता है, जिसके अंदर उसका मतलब सब कुछ होता है कि कितना पैकेट लॉस हुआ, कितना डिले हुआ, कितना मतलब जो भी स्टैट्स होंगे वो। तो RTCP डजंट सेंड मीडिया, बट ये फीडबैक सेंड करता है। क्लियर है? तो इट मॉनिटर्स क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड इट प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन द ट्रांसमिशन क्वालिटी। तो इसके क्या फंक्शंस हैं? पहली बात तो ये सेंडर रिपोर्ट सेंड करता है, जो कि सेंडर जो है स्टैट से सेंड करता है, जैसे पैकेट सेंड, बाइट सेंड एंड ऑल। क्लियर? देन रिसीवर के रिपोर्ट्स हैं, जो कि रिसीवर से आपके क्रिएट होते हैं, तो उसके अंदर भी पैकेट लॉस, जिटर आ जाता है। देन सोर्स डिस्क्रिप्शन, जो कि है SDES। सोर्स डिस्क्रिप्शन यानी कि आपके जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन है ना। सो इसके अंदर आपका नेम, ईमेल, जो भी ऐप यूज हुआ है वो सारी चीजें आ जाती हैं। देन यू हैव बाय, दैट इज लीविंग नोटिफिकेशन, ठीक है, कि जो इंडिकेट करता है कि नाउ दिस पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट इज लीविंग द सेशन। देन यू हैव ऐप, दैट इज एप्लीकेशन स्पेसिफिक मैसेज, जो कि अगेन आपका एप्लीकेशन डिफाइंड मैसेज है। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द RTCP फंक्शंस। अगर RTCP पे क्वेश्चन आए तो यू कैन राइट दिस। बाकी अगर RTP पे भी क्वेश्चन आता है तो यू नीड टू मेंशन कि हाँ ये प्रोटोकॉल RTP में यूज होता है, ठीक है। देन RTP के एप्लीकेशंस वही हैं, सारे वीडियो और इमेज रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं वो RTP के अंदर आते हैं। जो आपको याद करना पड़ेगा, देखो, वॉइस ओवर IP कॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, IPTV और वेब RTC। RTP के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नो गारंटेड डिलीवरी, क्योंकि ये UDP यूज करता है। नो रीट्रांसमिशन, क्योंकि रियल टाइम है तो उसको पिछला दिखाने का कोई मतलब नहीं है। फोकस ऑन टाइमिंग रेदर देन रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी मॉनिटरिंग, जो कि आपका RTCP से आता है। फाइन। तो ये था आपका RTP प्रोटोकॉल, जिसमें आपके पास ज्यादा से ज्यादा मैंने सारी चीजें दे दी हैं, कब क्यों यूज होता है, क्या है एग्जैक्टली उसके फीचर्स, देन आपका पूरा हेडर एंड उसके भी इंफॉर्मेशन, देन कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है RTCP, एंड उसके भी फंक्शंस एंड एप्लीकेशंस आ जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब क्वालिटी ऑफ सर्विस पर आते हैं, जो कि है QoS। अगेन इसके ऊपर क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्वालिटी सर्विस एंड एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है आपको कोई भी 2 मेथड एक्सप्लेन करने बोला है, जिससे हम क्वालिटी ऑफ सर्विस को इंप्रूव कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले क्या है क्वालिटी ऑफ सर्विस? ऑब्वियसली परफॉर्मेंस लेवल ऑफ नेटवर्क सर्विस, है ना। आपका नेटवर्क का क्या परफॉर्मेंस लेवल है, सो ये इंश्योर करता है सर्टेन एप्लीकेशंस गेट प्रायोरिटी। क्लियर है? तो कौन सी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जिनको बेटर सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए, क्या क्या मैनेज करता है? बैंडविड्थ, डिले, जिटर, पैकेट लॉस, ये सब मैनेज करता है। तो एग्जैक्टली QoS क्या है या क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है? ये इंश्योर करता है कि जो रियल टाइम एप्स हैं, वीडियो कॉल हो गया, गेमिंग हो गया, इन सबका स्मूदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्मूदर परफॉर्मेंस होना चाहिए देन नॉन अर्जेंट एप्स, जैसे कि ईमेल हो गया, डाउनलोड्स हो गए, तो इनसे स्मूथ आपके ये सारे एप्स चलने चाहिए। क्या है आपके पैरामीटर्स क्वालिटी ऑफ सर्विस के? बैंडविड्थ, डिले, जिटर, पैकेट लॉस। तो यहाँ पर क्या है? सबसे पहला बैंडविड्थ। बैंडविड्थ यानी कि अमाउंट ऑफ डेटा जो कि आपका ट्रांसफर होता है पर सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं डेटा रेट अवेलेबल। अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, उसको बैंडविड्थ बोला जाता है। तो इसी को मेजर किया जाता है BPS, MBPS, GPS के अंदर, है ना, आपको पता है ये। डिले की बात करें, यानी टाइम फॉर पैकेट टू ट्रैवल द सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है, एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में क्या टाइम लग रहा है पैकेट को, दैट इज द डिले। क्रिटिकल फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन, जैसे गेमिंग के अंदर हर एक मतलब इवन 50 मिली सेकेंड्स डिले जो है वो ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा स्लो रिएक्शन है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। जिटर है आपके पास, जिटर यानी कि
कि वेरिएशन इन डिले, क्लियर, पैकेट्स अराइव एट इरेगुलर इंटरवल्स, मतलब कि वो इक्वल इंटरवल्स पे अराइव नहीं होते, दे कॉजेज लाइक चॉपी ऑडियो और वीडियो, क्लियर। तो जिटर क्या है, अनइवन पैकेट अराइवल है, जिसके वजह से मतलब ऐसा समझ लो कि इरेगुलर आपको चीजें दिखती हैं, ठीक है। पैकेट लॉस की बात करें तो परसेंटेज ऑफ पैकेट्स दैट डोंट अराइव, क्लियर है, जो डेस्टिनेशन तक पहुंचते ही नहीं है वो वाले आपके पैकेट लॉस होते हैं, क्लियर। तो स्मॉल लॉस इज ओके, अगर वीडियो में अगर हम बात करें कोई फ्रेम स्किप हो जाए, बट फाइल ट्रांसफर के अंदर वी कैन नॉट टॉलरेट एनी लॉस। तो ये 4 पी है, मतलब आप पैरामीटर्स याद रख लो, बैंडविड्थ, डिले, जिटर और पैकेट लॉस, ये आपके क्वालिटी ऑफ सर्विस के पैरामीटर्स हैं। अब कौन से मेथड्स, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये था कि कोई भी 2 मेथड्स एक्सप्लेन कर दो टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो आई जस्ट इंक्लूडेड 2 3 4 मेथड्स, तो इनमें से जो भी आपको लगे यू कैन जस्ट मतलब राइट एनी 2 और एनी 3 जो भी एज पर द क्वेश्चन। मेथड्स क्या है, सबसे पहला है ट्रैफिक शेकिंग, ट्रैफिक शेपिंग, जिसके अंदर लीकी बकेट आपका आ जाता है। तो ये क्या है, ये आपका कंट्रोल करता है रेट एट विच द पैकेट्स आर सेंट, कौन सी स्पीड से आपके पैकेट सेंट हो रहे हैं, तो वो रेट को यहाँ पर कंट्रोल करता है आपका ट्रैफिक शेपिंग, क्लियर। अब ये कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, सो फॉर एग्जांपल इमेजिन करो एक बकेट है जिसके अंदर एक छोटा सा होल है एट द बॉटम, तो अगर आप उसके अंदर पानी भरोगे यानी डेटा भरोगे इन फ्रॉम द टॉप, तो क्या होगा, वो लीक करता जाएगा, लीक करता जाएगा, एंड कांस्टेंट रेट पे लीक करते करते आपका जो डेटा है वो लॉस हो जाएगा, राइट। सो द सेम वे ये कैसे काम करता है, द सेम वे आई सेड दिस थिंग, ठीक है। तो ये यही है, क्या है, ट्रैफिक शेपिंग। तो वी नीड टू प्रिवेंट द कंजेशन, बेसिकली बेनिफिट्स ये हैं इसके कि स्मूथ बस्ट ट्रैफिक, देन प्रिवेंट्स नेटवर्क कंजेशन एंड मेंटेन्स द स्टेडी फ्लो। तो इसके अंदर वीडियो स्ट्रीमिंग में ये यूज होता है, इट इंश्योर्स कांस्टेंट बाइट रेट, क्लियर है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। ये है आपका पहला मेथड जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम क्वालिटी ऑफ सर्विस को इंप्रूव कर सकते हैं, क्लियर है। अगर आपने बहुत ज्यादा पानी बकेट में डाल दिया तो ऑब्वियसली वो ओवरफ्लो कर जाएगी, है ना। तो जो ओवरफ्लो वाला पार्ट है, वो एक्सेस वाला पार्ट वो डिस्कार्ड हो जाएगा, है ना। तो दिस इज हाउ योर मतलब स्मूथ आउटगोइंग ट्रैफिक इंश्योर किया जाता है एंड सडन बर्स्ट को प्रिवेंट किया जाता है थोड़ा थोड़ा डेटा रिमूव करके, क्लियर है। अब मेथड 2 है आपका ट्रैफिक शेड्यूलिंग, जिसमें प्रायोरिटी क्यूइंग का मतलब आप कह सकते हो कॉन्सेप्ट यूज होता है। इट डिसाइड्स विच पैकेट टू सेंड फर्स्ट, है ना। पैकेट्स भी आपकी प्रायोरिटी होती है, हाई मीडियम लो, देखो यहाँ पर मल्टीपल क्यूज होते हैं, हाई मीडियम लो प्रायोरिटी, तो उस हिसाब से हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक को पहले भेजा जाता है, क्लियर है। जैसे कि आपका ये है VoIP, इट इज ग्रेटर, उसकी जो प्रायोरिटी है वो इट्स ग्रेटर देन ईमेल, तो उसको पहले सेंड किया जाएगा, ठीक है। तो वैसे 2 टाइप्स के आपके होते हैं, प्रायोरिटी क्यूइंग एंड वेटेड फेयर क्यूइंग। तो यहाँ पर जो है आपकी बैंडविड्थ फेयरली शेयर की जाती है, ठीक है, बैंडविड्थ जो है वो फेयरली शेयर की जाती है, बट मोर वेट यानी जो प्रायोरिटी है वो इंपॉर्टेंट ट्रैफिक को ही दी जाती है। तो हर एक फ्लो को इट गेट्स अ मिनिमम गारंटीड बैंडविड्थ, जैसे कि वीडियो कॉल को 60% बैंडविड्थ दे दो, है ना, वेब ब्राउजिंग को 30% दे दो, डाउनलोड को 10% दे दो, तो अकॉर्डिंग टू दिस, क्लियर है। अब रिसोर्स रिजर्वेशन जो कि है RSVP, रिसोर्स रिजर्वेशन में क्या है, इट रिजर्व्स बैंडविड्थ बिफोर ट्रांसमिशन। तो एप्लीकेशन क्या करता है, बैंडविड्थ पहले ही रिक्वेस्ट कर लेता है स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, एप्लीकेशन रिक्वेस्ट स्पेसिफिक बैंडविड्थ, क्लियर है। तो एप्लीकेशन पहले अपने नेटवर्क में बोलता है, बताता है, स्पेसिफाई करता है कि मुझे इतनी बैंडविड्थ चाहिए, फिर नेटवर्क उसकी अवेलेबिलिटी को चेक करता है कि क्या इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है, इफ यस अवेलेबल तो उसका पाथ रिजर्व कर दिया जाता है गारंटीड परफॉर्मेंस के साथ, ठीक है। या तो बेनिफिट्स क्या है, प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस है, गारंटीड फ्लो है एंड कोई सरप्राइज कंजेशन नहीं है। ड्रॉबैक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन एंड नॉट स्केलेबल फॉर लार्ज नेटवर्क्स, क्लियर। मेथड 4 है आपका एडमिशन कंट्रोल, तो इसके अंदर आप एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो न्यू कनेक्शंस को, ठीक है। तो बेसिकली न्यू कनेक्शंस बेस्ड ऑन करंट लोड, कैसे काम करता है, चेक करते हो करंट नेटवर्क लोड कितना है, उसके बाद अगर हमने ऐड किया नया कनेक्शन तो क्या वो कंजेशन कॉज कर सकता है, ये हम पहले ही सोच लेते हैं, अगर करेगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। बेटर टू रिजेक्ट देन डिग्रेड एवरीवनस सर्विस, क्लियर है। सबकी सर्विस खराब करने से अच्छा है कि उसको रिजेक्ट ही कर दो, क्लियर है। तो एग्जांपल है कॉन्फ्रेंस कॉल लिमिट्स पार्टिसिपेंट्स टू मेंटेन द क्वालिटी, क्लियर है। तो ये आपके 4 मेथड्स हो गए, इनमें से कोई भी 2 आप याद रख सकते हो एंड उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्लियर ना। 15th आपका है कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएटेड सर्विसेज, इसके ऊपर कभी आपका PYQ अभी आया नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में है, तो क्या है देख लो, डिफरेंशिएटेड सर्विस समझ लो। सो अभी तक हमने क्या देखा, सी अभी तक हमने काफी सारी चीजें देखी, हमने UTCP UDP के बारे में काफी सारी चीजें समझी, हमने अभी जस्ट जो पढ़ा वो क्वालिटी ऑफ सर्विस पढ़ा, जिससे हमें पता चला कि इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को कैसे हम बेटर नेटवर्क ट्रीटमेंट दे पाते हैं। बट अगर हमने वो क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्लीमेंट किया फॉर एवरी सिंगल फ्लो, है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एंड स्केलेबल हो जाएगा। सो जो नेटवर्क वर्ल्ड है उसने इंट्रोड्यूस किया डिफरेंशिएटेड सर्विस, जो कि एक काफी सिंपल और स्केलेबल
स्केलेबल सोल्यूशन है उस चीज का। तो डिफ सर्व इसको बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है डिफरेंशिएटेड सर्विसेज। ये क्या है, आपकी स्केलेबल अप्रोच है टू क्वालिटी ऑफ सर्विस, मतलब एक एडवांस्ड वे जिससे हम क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। जो वहां डिसएडवांटेजेस थी वो हमने यहाँ पर इंप्रूव कर दिए हैं, ठीक है। क्लासिफाइज पैकेट्स इनटू क्लासेस, ये इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर ये हर एक फ्लो को सेपरेटली ट्रीट करने के बजाय उसको पैकेट्स को क्लासेस में स्पेसिफाई या क्लासिफाई कर देता है, और हर एक क्लास को डिफरेंट प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। ईच क्लास गेट्स डिफरेंट ट्रीटमेंट, क्लियर है। सिंपलर देन आरएसवीपी पर फ्लो रिजर्वेशन, ठीक है, या फिर पर फ्लो जो रिजर्वेशन जो हमने क्यूओएस में करा था उससे ये ज्यादा सिंपलर है। अब ये कैसे काम करता है देख लो। सबसे पहले आप क्लासिफाई करते हो, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो नेटवर्क एज पे यानी एकदम स्टार्ट में एंट्रेंस पॉइंट पे जो पैकेट्स है उनको एग्जामाइन किया जाता है, मार्क किया जाता है विद द प्रायोरिटी लेवल, ठीक है। तो मार्क पैकेट्स एट द नेटवर्क एज, तो हम क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं। पैकेट्स को मार्क किया जाता है यूजिंग डीएससीपी यानी डिफरेंशिएटेड सर्विसेज कोड पॉइंट। आईपी हेडर के अंदर हम क्या करते हैं, 6 बिट का डीएससीपी असाइन कर देते हैं, जिसमें हम डिफरेंट प्रायोरिटीज मेंशन कर देते हैं। हाई प्रायोरिटी मतलब ऑब्वियसली उसका बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस हमें देना चाहिए। ऐसा समझो आप मतलब एयरपोर्ट पे गए हो, उसमें प्रायोरिटी मतलब होती है ना बिजनेस इकोनॉमी, तो वैसे ही हर एक को डिफरेंट ट्रीटमेंट भी दिया जाता है द सेम वे। तो यहाँ पर हम पहले ही पैकेट्स में क्या कर देते हैं, लेबल असाइन कर देते हैं। स्टेप 2 में आपका आता है ट्रैफिक कंडीशनिंग, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर 3 यहाँ पर आते हैं, पुलिस, शेप और मार्क। तो यहाँ पर पुलिस में क्या आता है, चेक इफ द ट्रैफिक विद इन द एग्रीड लिमिट्स, तो चेक किया जाता है कि आपका सारे मतलब बैंडविड्थ ये सारी लिमिट्स जो है क्या वो एग्रीड फॉर्मेट में है। अगर यूजर ने ज्यादा ही भेज दिया तो एक्स्ट्रा पैकेट जो है वो आपके ड्रॉप हो जाएंगे, रिमार्क हो जाएंगे। जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो, ज्यादा वेट आपने लेके चले गए तो फिर वो आपको वहीं पे छोड़ना पड़ जाता है ना। देन यहाँ पर डिले द एक्सेस ट्रैफिक, शेप के अंदर तो आपका डिले या एक्सेस मतलब ट्रैफिक अगर है तो वो आपका निकाल दिया जाता है, जिससे आपके जो है ना सडन बर्स्ट प्रिवेंट हो सके। मार्क जो कि जिसमें आप ऐड करते हो डीएससीपी वैल्यूज को पैकेट के अंदर, ठीक है। स्टेप 3 है पर होप बिहेवियर, दैट इज पीएचबी। तो नाउ जो पैकेट्स हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू द राउटर्स, और हर एक राउटर ट्रीट कर रहा है देम मतलब बेस्ड ऑन जो भी उनका डीएससीपी की क्लास है, जो भी प्रायोरिटी हमने लेबल असाइन कर रखा है, ठीक है। तो पीएचबी के क्या टाइप्स हैं या ट्रीटमेंट उन्हें कैसा मिलना चाहिए हर एक राउटर पे। तो सबसे पहला है एक्सपेडिटेड फॉरवर्डिंग, दैट इज ईएफ। तो ये क्या है, सिंपल हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला लेबल है, क्लियर है। ये कैसे वर्क करता है, लो डिले, लो जिटर, लो लॉस, ये सारी चीजें इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। यूज किस में होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीआईपी में यूज होता है। तो ये क्या है, आपका वीआईपी लैन है इंटरनेट के अंदर, समझ में आ गई बात। ईएफ देन अशोर्ड फॉरवर्डिंग यानी एएफ, तो ये है मल्टीपल सर्विस लेवल, जिसमें 4 क्लासेस आपकी आ जाती हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपका AF1X, AF2X, AF3X, AF4X ऐसे सारे आपके आ जाते हैं, क्लियर। तो हर एक क्लास के पास 3 प्रेसिडेंसेस होती हैं, X1, X2 और X3, ठीक है। ये 3 जो ड्रॉप प्रेसिडेंसेस हैं वो ये वाली प्रेसिडेंसेस हैं। तो बेटर देन बेस्ट एफर्ट बट नॉट एज गुड एज ईएफ, क्लियर। तो इसको हम बिजनेस एप्लीकेशन के अंदर यूज करते हैं। देन यू हैव बेस्ट एफर्ट, बेस्ट एफर्ट यानी कि डिफॉल्ट कोई गारंटी नहीं है, डिफॉल्ट ट्रीटमेंट मिलेगा इसमें, जो कि रेगुलर इंटरनेट ट्रैफिक में आपको वेब ब्राउजिंग वगैरह में मिल जाता है, ठीक है। देन आपके पास ये है डेफ सर्व की क्लासेस, जो कि अभी हमने देखा, EF, AF41, EF21BE। तो बेसिकली EF जो है इसका डीएससीपी लेबल है 46 स्काई में यूज होता है, वीओईपी और रियल टाइम वीडियो। देन AF41 ये आपका है 34 डीएससीपी जो वीडियो स्ट्रीमिंग में यूज होता है। देन AF21 18 बिजनेस एप्स में यूज होता है, बी यानी बेस्ट एफर्ट आपके रेगुलर ट्रैफिक में यूज होता है। जितना ज्यादा डीएससीपी देख लो, जितना ज्यादा डीएससीपी उतना बेटर आपका या ट्रीटमेंट आप बोल सकते हो, क्लियर। एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर है ये स्केलेबल, राउटर्स डोंट ट्रैक द इंडिविजुअल फ्लोस, ये क्लास में डिवाइन कर देता है तो ये इजी पड़ता है, सिंपल है, फ्लेक्सिबल है। डिफ सर्व वर्सेस इंट सर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप ऐसे समझ लो, मतलब हो सकता है कि इंट सर्व क्या है, पर फ्लो रिजर्वेशन जो अभी हमने क्यूओएस में देखा, और डिफ सर्व है क्लास बेस्ड रिजर्वेशन, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। नाउ टीसीपी एंड यूडीपी फॉर वायरलेस नेटवर्क समझते हैं। तो टीसीपी और यूडीपी, अब वायर्ड नेटवर्क्स के हमें पता है टीसीपी बहुत अच्छे से काम करता है, बट वायरलेस नेटवर्क्स के अंदर अनप्रेडिक्टेबल है, राइट। सिग्नल फ्लक्चुएट हो सकता है, मोबिलिटी कॉज मतलब डिसकनेक्शंस कॉज कर सकती है, और एरर्स हो सकते हैं। सो टीसीपी को जो है वो हमने क्या देखा कि वायरलेस एनवायरनमेंट में वो काफी पुअर काम करता है जब तक उसको हम मॉडिफाई ना कर पाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे चैलेंजेस क्या है उसके वायरलेस नेटवर्क के साथ। तो देख लो, सबसे पहले चैलेंज क्या है आपके वायरलेस नेटवर्क के साथ, हाई बिट एरर रेट है, हाई बिट एरर रेट जिसको बीईआर बोला जाता है। सो रेडियो इंटरफेरेंस कॉजेज एरर्स, मतलब जो वायरलेस सिग्नल्स हैं उसमें काफी सारा नॉइस है, इंटरफेरेंस है, ऑब्स्टेकल्स है, ठीक है। तो ये सबसे वायरलेस नेटवर्क को
फेस करना पड़ता है ये सारी चीजों को, और जो एरर्स हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं, ठीक है। तो टीसीपी उसको मिस इंटरप्रेट कर सकता है उन एरर्स को, एंड कंजेशन जो है वो परफॉर्म हो सकता है यहाँ पे। तो टीसीपी सोचता है पैकेट लॉस क्या है, आपका कंजेशन है, बट इन वायरलेस पैकेट लॉस इज नॉट इक्वल टू कंजेशन। तो यहाँ पर रिजल्ट ये बनता है कि टीसीपी अननेसेसरी उसका सेंडिंग रेट रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस पुअर हो जाता है। क्लियर है? तो दिस इज योर फर्स्ट चैलेंज। सेकेंड चैलेंज है हैंड ऑफ इश्यूज। तो जब आप मतलब आपका मोबाइल मूव करता है बिटवीन वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स या फिर सेल टावर्स, तो टेम्पररी डिस्कनेक्शन होता है। तो टीसीपी इंटरप्रेट करता है कि यहाँ पर पैकेट लॉस हो गया, टाइम आउट हो गया, तो वापस से रीस्टार्ट करो, ठीक है। तो ये है आपका। तो टीसीपी जो है ना हर एक चीज को बहुत सीरियस लेता है, जो कि वायरलेस में इतना सीरियस इश्यू नहीं होता है, ठीक है। तो ये सेकंड चैलेंज है। थर्ड चैलेंज है वेरिएबल बैंडविड्थ, मतलब कि बैंडविड्थ फ्लक्चुएट होती है विद द मूवमेंट या फिर ऑब्स्टेकल या डिस्टेंस। तो टीसीपी उसको क्या करता है, वो उसको इजीली अडॉप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो रैपिड चेंजेस है, राइट। तो इसीलिए अगेन ये आपका एक चैलेंज है टीसीपी के सामने। देन यू हैव हाई लेटेंसी, स्पेशली ये सैटेलाइट लिंक्स में होता है। तो मतलब जो लॉन्ग डिलेज है, जिसकी वजह से टीसीपी को लगता है कि भाई बहुत सारे पैकेट्स लॉस हो गए, तो इसके वजह से अननेसेसरी रीट्रांसमिशन होने लग जाते हैं, जो कि हाई लेटेंसी का चैलेंज आपको देता है इन टीसीपी, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। अब टीसीपी मॉडिफिकेशंस हमने क्या किया वायरलेस के लिए, है ना, कौन से हमने एनहांसमेंट्स किए, जिसके वजह से काफी सारी चीजें टीसीपी के अंदर फिक्स हुई फॉर द वायरलेस। सबसे पहले हमने टीसीपी कनेक्शन को दो मतलब पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। वायर्ड, आप ऐसे कह दो वायर्ड लिंक यानी कि नॉर्मल टीसीपी, और वायरलेस लिंक जो कि मॉडिफाइड टीसीपी। सबसे पहले ऐसा समझो, यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला स्प्लिट कनेक्शन इनटू वायर्ड एंड वायरलेस, ठीक है। तो वायर्ड जो है वो नॉर्मल है, वायर्ड वाला जो है वो नॉर्मल टीसीपी है, और जो वायरलेस वाला है वो है आपका मॉडिफाइड टीसीपी। क्लियर है? तो ये हमने क्या किया, सबसे पहले इसको किया। उसके बाद बेस स्टेशन को हमने प्रॉक्सी बनाया, ठीक है। ये क्या है, ये आपके वायर्ड इंटरनेट और मोबाइल डिवाइस के बीच में बैठता है, क्या, प्रॉक्सी। एंड ये वायरलेस इश्यूज को लोकली हैंडल करता है, ठीक है। फिर उसके बाद इससे बेनिफिट्स क्या बने, बेनिफिट्स ये बने कि वायरलेस इश्यूज डोंट अफेक्ट द वायर्ड पार्ट, है ना। जो वायरलेस के एरर्स हैं वो वायर्ड कनेक्शन को अफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सो इसके वजह से कैन ऑप्टिमाइज द वायरलेस पार्ट सेपरेटली। क्लियर है? तो इंडिपेंडेंटली हम उसको ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। और ड्रॉबैक्स ये है, ब्रेक कर देता है ये एंड टू एंड सिमेंटिक्स को, ठीक है। सिक्योरिटी कंसर्न्स एट द बेस स्टेशन, तो प्रॉक्सी को क्योंकि सारा डेटा दिख रहा होता है, तो अगर आपका जो कनेक्शन है वो दो हाफ्स में कट कर दिया जाए, बट दिस ब्रेक्स द ओरिजिनल टीसीपी रूल्स एज वेल। तो इसमें कुछ नहीं, इनडायरेक्ट टीसीपी के अंदर ब्रेक ही कर दिया जाता है दो पार्ट्स में, ठीक है। सेकंड है आपका स्नूप टीसीपी। स्नूप टीसीपी का कॉन्सेप्ट ये है कि बेस स्टेशन मॉनिटर्स एंड हेल्प्स, यानी कि बेस स्टेशन मॉनिटर करता है टीसीपी पैकेट्स को। अब ये कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले बेस स्टेशन क्या करता है, बेस स्टेशन जो है वो पैकेट्स को लेता है गोइंग टू मोबाइल, ठीक है। एंड अगर वायरलेस लॉस हुआ तो बेस स्टेशन उसको रिट्रांसमिट कर देता है इमीडिएटली, और सेंडर को कभी नहीं, मतलब इट नेवर रिड्यूसेस इट्स कंजेशन विंडो। क्लियर? सेंडर जो है वो अपना कंजेशन विंडो रिड्यूस ही नहीं करता, सेंडर को लगता है सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। तो ये वाला आपका होता है स्नूप टीसीपी के अंदर। बेनिफिट्स ये हैं कि ये एंड टू एंड टीसीपी मेंटेन करता है, क्योंकि ब्रेक नहीं होते हैं इसके अंदर एंड टू एंड सिमेंटिक्स। उसके बाद फास्टर रिकवरी है फ्रॉम वायरलेस एरर्स एंड नो सेंडर मॉडिफिकेशन नीडेड। क्लियर है? सेंडर को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो अगेन बेस स्टेशन क्वाइटली फिक्स कर लेता है यहाँ पर अपने एरर्स को, अपने सेंडर को बताए बिना, ठीक है। तो अगेन दिस इज अ हेल्पफुल असिस्टेंट। देन एक्सप्लिसिट लॉस नोटिफिकेशन की बात करें तो इसको ईएलएन बोला जाता है। तो यहाँ पर आप बताते हो सेंडर को कि मतलब आपका पैकेट क्यों लॉस हुआ था, तो यहाँ पर हम इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये कैसे काम करता है, रिसीवर डिटेक्ट करता है वायरलेस एरर, फिर उसके बाद ईएलएन क्या करता है, नोटिफिकेशन सेंड कर देता है कि ये जो है लॉस हुआ था, लाइक फॉर एग्जांपल ड्यू टू वायरलेस एरर नॉट कंजेशन, ठीक है। तो सेंडर क्या करता है, फिर रीट्रांसमिट करता है विदाउट रिड्यूसिंग द विंडो, विंडो को रिड्यूस नहीं करता लेकिन उसको रीट्रांसमिट कर देता है। बेनिफिट्स ये हैं कि डिस्टिंग्विश वायर लॉस फ्रॉम द कंजेशन, है ना। बेनिफिट्स ये हैं कि टीसीपी क्या है, आपका करेक्टली बिहेव करता है, वायरलेस लॉस को अलग समझता है, कंजेशन को अलग समझता है, तो परफॉर्मेंस यहाँ पर आपका बेटर है। देन फॉरवर्ड एरर करेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा रिडंडेंट बिट्स को ऐड कर देता है, सो रिसीवर जो है करेक्ट एरर्स को फाइंड आउट कर पाए इटसेल्फ। ओके, एड रिडंडेंसी तो कैसे काम करता है, सेंड एक्स्ट्रा बिट्स फॉर एरर करेक्शन। तो सेंडर क्या करता है, पैरिटी या फिर एरर करेक्शन बिट्स को ऐड करता है, रिसीवर उस करेक्टेड पैकेट्स को रिपेयर करता है, और रीट्रांसमिशन की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। आप क्या करते हो, आप आंसर भेजते हो अलोंग विद द क्वेश्चन, तो रिसीवर क्या करता है, उसको फिक्स कर लेता है। बेनिफिट्स क्या है, वेरी यूजफुल फॉर
मतलब बेसिकली नो रिट्रांसमिशन डिले एंड देन बेटर हाई डिले लिंक्स। क्लियर? तो ये हाई लेटेंसी वायरलेस लिंक्स के लिए यूजफुल है एंड रिट्रांसमिशन डिलेस अवॉइड करता है। ठीक है, तो ये हमने देखा किसमें, टीसीपी के अंदर। अब यूडीपी की बात करें फॉर वायरलेस, तो इसके क्या एडवांटेज है? यूडीपी नेचुरली सुटेबल है फॉर वायरलेस। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर हम देखें, सो सिंपली ऑलरेडी सुटेबल फॉर वायरलेस। ठीक है, ये ऑलरेडी क्या है, सुटेबल है फॉर वायरलेस। तो अगेन एडवांटेजेस इसका यही है। देन नो कंजेशन कंट्रोल जो कि वायरलेस के लिए इंपॉर्टेंट है, नो रीट्रांसमिशन जो कि रियल टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है। एनहांसमेंट्स की बात करें तो यूडीपी जो है उसके पास बिल्ट इन रिलायबिलिटी नहीं है या एक्स्ट्रा मेथड्स कुछ नहीं है, इसलिए हमें एनहांसमेंट्स उसमें करने पड़ेंगे। सबसे पहले एफईसी जो कि आपका फॉरवर्ड एरर करेक्शन। तो अगेन इसमें हम क्या करते हैं, एरर बिट्स को, रिडंडेंसी बिट्स को ऐड करते हैं टू फिक्स द एरर्स। क्लियर? फिर उसके बाद है इंटरलीविंग, तो यहाँ पर आप बिट्स स्प्रेड करते हो अक्रॉस द पैकेट्स। ठीक है, तो बर्स्ट एरर जो है वो अफेक्ट करते हैं ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ मेनी पैकेट्स, जिसको कि इजियर है टू रिकवर। देन एआरक्यू एट लिंक लेयर की बात करें तो एआरक्यू लिंक लेयर, एआरक्यू तो यहाँ पर रीट्रांसमिशन हैंडल होता है एट वायरलेस लिंक लेयर। ओके, तो इसके वजह से आपके जो अपर लेयर्स हैं वो अनअफेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो ये दो ही आप चीजें यहाँ पर याद रख सकते हो, एडवांटेजेस और एनहांसमेंट्स। देन एप्लीकेशंस इसका यही है, वीओआईपी ओवर वाईफाई, वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग। अब टीसीपी वर्सेस यूडीपी चॉइस फॉर वायरलेस, वायरलेस के लिए क्या बेटर चॉइस है? ठीक है, तो हम टीसीपी को यूज करेंगे जब रिलायबिलिटी एसेंशियल है, यानी जैसे फाइल ट्रांसफर और मतलब जो चीज पूरी की पूरी जानी चाहिए। ठीक है, एंड डिलेज हम टॉलरेट कर सकते हैं लेकिन एक्यूरेसी टॉलरेट नहीं कर सकते। विद वायरलेस एनहांसमेंट्स, तो इसमें स्नूप और आईटीसीपी का यहाँ पर हम यूज बता सकते हैं। यूडीपी को यूज करो जब रियल टाइम क्रिटिकल है, तो वॉइस वीडियो में टॉलरेबल आप कम है एंड लो लेटेंसी नीडेड। फाइन, so this is how your TCP and UDP are divided in the wireless networks as well. Fine. Now let's understand TCP state transition diagram. इसका PYQ भी आया हुआ है, देख लो। TCP state transition diagram थोड़ा सा इसका आपको जो है ना बड़ा सा ऐसा दिखेगा ये फ्लो चार्ट, लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे फोन पे हम बात करते हैं ना, बस वही वाला सिस्टम है कि कहाँ पे क्या करना है। एक बार समझ जाओगे तो पूरा फ्लो चार्ट फिर आपको वापस देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए लेट्स अंडरस्टैंड टीसीपी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो देखो, जब दो लोग बात करते हैं फोन कॉल पे, अगेन वो क्या है, उनकी क्लियर फेस क्या है, पहले कॉल होती है, फिर वो रिंग करती है, फिर वो बात करते हैं, फिर वो एंड करते हैं कॉल। एग्जैक्टली, तो टीसीपी भी ऐसे ही काम करता है। उसके पास भी स्टेट्स हैं, स्टार्टिंग स्टेट, रनिंग स्टेट, एंडिंग स्टेट ऑफ अ कनेक्शन। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले दो मेजर स्टेट्स हैं टीसीपी के, क्या है, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट स्टेट और कनेक्शन टर्मिनेशन स्टेट। तो जो एस्टेब्लिशमेंट स्टेट है ये आपको पता है कितने वे की है, 3 वे की है। ठीक है, और जो कनेक्शन टर्मिनेशन स्टेट है वो कितनी है, 4 वे की है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा, द सेम नॉलेज यू हैव टू अप्लाई हियर। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट स्टेट के अंदर सबसे पहला है आपका क्लोज्ड। क्लोज्ड यानी कि कोई कनेक्शन नहीं है, अभी दोनों भी क्लाइंट और सर्वर के बीच में कोई स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। लिसन की बात करें तो अब जो सर्वर है वो कनेक्शन के लिए वेट कर रहा है, मतलब ये कब होता है, आफ्टर बाइंड। बाइंड फंक्शन देखा आपने, बाइंड फंक्शन और लिसन फंक्शन के साथ, मतलब अब आपका सर्वर बैठा हुआ है कान खोल के कि देखता हूँ मुझे कौन जो है बुलाएगा। क्लियर? देन यू हैव साइन सेंड, तो इसके अंदर आपने के क्लाइंट ने जो है वो साइन भेजा, मतलब सिंक्रोनाइजेशन भेजा है कि भाई मुझे कनेक्ट होना है। तो अब ये वेट कर रहा है दूसरी वाली साइड से एक्नॉलेजमेंट आने के लिए। ठीक है, तो ये है साइन सेंट वाली स्टेट। उसके बाद आपके पास है साइन रिसीव्ड वाली स्टेट, जिसके अंदर साइन रिसीव हो गया है। अब आपने भी एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, लेकिन दूसरे वाले का एक्नॉलेजमेंट के लिए यू आर वेटिंग। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड के अंदर कनेक्शन एक्टिव है, अब आपका डेटा ट्रांसफर होना स्टार्ट हो सकता है। तो ये 5 स्टेट्स हैं आपकी किसके लिए, टीसीपी में, एस्टेब्लिशमेंट के लिए। टर्मिनेशन की बात करें तो सबसे पहले है फिन वन वेट वन, यानी कि एक ने क्या कर दिया, फिनिश का बोल दिया कि भाई मेरी बात खत्म हो चुकी है। अब वो दूसरे साइड के एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट कर रहा है कि क्या उसने मेरी बात सुन ली। ठीक है, फिन वेट टू क्या है कि उसको एक्नॉलेजमेंट मिल गया है, लेकिन अब वो उसके फिनिश का वेट कर रहा है क्योंकि उसकी बातें अभी बाकी है। ओके, देन उसके बाद आता है क्लोज वेट, मतलब कि उधर से भी अब आपको फिनिश रिसीव हो गया है, अब आप अपनी कॉल रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग, मतलब दोनों भी साइड का जो फिनिश है वो आपका साइमल्टेनियसली सेंट हुआ है, यानी कि दोनों की बातें एक ही टाइम पे खत्म हो गई। फिर उसके बाद है लास्ट एसी के, यानी कि आपने फाइनल फिनिश जो है वो भेज दिया है, अब आप एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहे हो। ठीक है, फिर आपके पास है टाइम वेट। टाइम वेट में क्या होता है, आप वेट करते हो 2 टाइम्स एमएसएल के लिए बिफोर क्लोजिंग, है ना। तो बेसिकली आप ऐसा समझो, आप लास्ट एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद आप 2 टाइम्स मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम रुकते हो, है ना। मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम यानी कि कितना, मतलब हाउ लॉन्ग अ पैकेट कैन स्टे इन द नेटवर्क। फाइन, सो दैट इज योर एमएसएल। तो टाइम वेट क्यों करना है हमें, क्योंकि हमें लास्ट एक्नॉलेजमेंट सेफली
रिसीवर तक पहुंचानी है ना, जिसके वजह से डुप्लीकेट पैकेट्स का जो डिले है वो प्रिवेंट हो चुके हैं फ्रॉम द री एंटरिंग ऑफ योर न्यू कनेक्शंस। बस इतना याद रखो, ठीक है। टाइम वेट का भी आपका यहाँ पर सिस्टम है, तो यहाँ पर मैंने बता दिया वाई टाइम वेट स्टेट। अब ये वाला जो फ्लो चार्ट है बहुत इजीली समझना, देखने में थोड़ा खतरनाक है लेकिन बहुत सिंपल है। सी, सबसे पहले आपके पास है क्लोज्ड स्टेट, ठीक है। तो क्लोज्ड स्टेट में क्या होता है, क्लोज्ड स्टेट मतलब कि अभी आपका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन नहीं हुआ है, अभी क्लियर है, मतलब आप जो है दोनों के भी फोन्स रखे हुए हैं साइड में, कनेक्शन कुछ नहीं हुआ है। अब आप जो है एक लिसन स्टेट में आ जाता है, लिसन स्टेट में आ गया मतलब कि सर्वर अब वेट कर रहा है कि कोई उसे कॉल करे, है ना, वो फ्री है, एनीवन कैन कॉल हिम, राइट। अब यहाँ पर साइन सेंट है आपके पास, यहाँ पर आपका साइन रिसीव्ड है, ठीक है। तो अगर साइन सेंट यानी कि क्लाइंट साइड है, क्लाइंट साइड से अगर आपका क्लाइंट ने सिंक्रोनाइज भेजा टू सर्वर, मतलब कि मुझे कनेक्ट होना है ना, तो वो कैसे भेजेगा, वो भेजेगा यहाँ पर, एंड उसके बाद रिसीव होगा तो ये आपके पास जाएगा लिसन स्टेट में कि हाँ रिसीव हो गया। तो सर्वर ने जैसे ही रिसीव कर लिया, ठीक है, सर्वर ने जैसे ही सिंक्रोनाइज या साइन रिसीव कर लिया, अब वो रिप्लाई करेगा क्या कि हाँ मुझे साइन रिसीव हो गया, तो वो वापस से सेंड करेगा साइन, है ना, साइन प्लस एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है कि हाँ भाई मैं रेडी हूँ, तो यहाँ से इसका साइन प्लस एक्नॉलेजमेंट जाएगा वापस से, एंड यही रिसीव होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा आपका एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो जैसे ही क्लाइंट अपना एसी के भेज देता है और एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, मतलब दोनों भी साइड्स अब आपकी कनेक्टेड है, ठीक है। तो कनेक्शन आपका एस्टैब्लिश यहाँ पर हो गया। अब आपका जो मेन वर्किंग स्टेट है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। आप ऐसा समझो ये था आपका पार्ट 1, ठीक है। अब आपका है पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है देख लो, पार्ट 2 है कनेक्शन ऑफ टर्मिनेशन। यहाँ पर तो आपका एस्टैब्लिश हो गया, अब आपको टर्मिनेट करना है ना, कनेक्शन अपना लूज करना है। तो देखो दो टाइप के क्लोजर होते हैं, एक है एक्टिव क्लोज और एक है पैसिव क्लोज, ठीक है। मैं जूम इन करके दिखाती हूँ, एक्टिव क्लोज और पैसिव क्लोज। तो ये जो एक्टिव क्लोज है आपका, इसके अंदर क्या होता है आपका, सबसे पहले जो हमने देखा फिन वेट 1, है ना, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या है, एक साइड ने फिनिश भेज दिया है बट एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है, और फिन वेट 2 क्या है, एक्नॉलेजमेंट मिल गया है लेकिन दूसरे साइड के फिनिश का वेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या है, ये क्लोजिंग स्टेट है। क्लोजिंग स्टेट काफी रेयर होती है जिसमें दोनों भी साइड से एक ही बार में फिनिश का जो है ना आपको सेंड हो जाए, ये काफी रेयर स्टेट है। और टाइम वेट है आपके पास, टाइम्ड वेट यानी कि आपने जो है लास्ट एक्नॉलेजमेंट भेज दिया है, एंड अब आप थोड़ा सा वेट करोगे, कितना वेट करोगे आपको पता है, 2 टाइम्स MSL आप वेट करोगे, है ना, टू एंश्योर कि जो लास्ट एसी है वो रिसीव हो चुका होगा, एंड देन आप क्या कर जाओगे, क्लोज्ड स्टेट में मूव कर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही है, आपको यही दिखाना है, फिनिश एक्नॉलेजमेंट सब आपको एक ही बार में मिल गया है। यहाँ पर आपको आपने एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहे हो, एंड अगर वो भी मिल गया है तो आप इस पे चले जाते हो कि आप दूसरे का फिनिश और एक्नॉलेजमेंट का फिर वेट करते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट गोज। एंड टाइम वेट यानी कि आप फिर लास्ट एसी के सेंड करने के बाद थोड़ी देर वेट करते हो कि वो पहुंच जाए, उसके बाद हम अपने क्लोज स्टेट में पहुंच जाएंगे, क्लियर। तो दिस इज हाउ योर एक्टिव क्लोज पाथ वर्क्स। अब पैसिव क्लोज की बात करें, पैसिव क्लोज पाथ, तो यहाँ पर सिर्फ क्लोज वेट और लास्ट एसी के हैं। तो क्लोज वेट में क्या होता है, आपने फिनिश रिसीव कर लिया है दूसरे साइड से, है ना, मतलब उनकी बातें खत्म हो गई हैं लेकिन आपकी बातें खत्म नहीं हुई हैं, आपको अभी बात करनी है, तो इन दैट केस क्लोज वेट, ठीक है। और लास्ट एसी के मतलब कि अब आपकी भी बातें खत्म हो गई, अब आपने भी अपना फिनिश भेज दिया फॉर द लास्ट एसी के, एंड दैट्स ऑल। एसी के मिलने के बाद क्लोज स्टेट में चले जाते हो, गो बैक टू द स्टार्ट। सो ऐसे आपका जो है पूरा का पूरा फाइनाइट स्टेट मशीन टीसीपी का काम करता है, ठीक है। तो आप इससे भी मिलता जुलता, अगर आपको कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया है तो आप इससे ही मतलब अगर आपने सिमिलर सा भी फ्लो चार्ट बना दिया ना, तो इट इज वेल एंड मतलब अंडरस्टूड कि हाँ आपने समझ लिया कॉन्सेप्ट। तो प्लीज याद रखो, क्लोज स्टेट, लिसन स्टेट, साइन सेंट, साइन रिसीव्ड, एस्टैब्लिश्ड स्टेट के फिर एक्टिव और पैसिव, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर दिस आंसर इज आंसर्ड, दैट इज योर टीसीपी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। इसको आपको ऐसे ही दिखाना है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सिली विंडो सिंड्रोम। सिली विंडो सिंड्रोम पर भी आपका पीवाईक्यू आया हुआ है कि किसकी वजह से, व्हाट कॉजेज द सिली विंडो सिंड्रोम एंड हाउ इज इट अवॉइडेड। तो सबसे पहली बात, सिली विंडो सिंड्रोम है क्या, है ना। तो यहाँ पर जो है आप ऐसे समझो, इमेजिन करो आपने एक लेटर लिखा है फॉर एवरी सिंगल वर्ड इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल वर्ड्स इन वन लेटर, है ना। आपने क्या किया है, आपने एक लेटर लिखा है फॉर एवरी सिंगल वर्ड इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल वर्ड्स इन वन लेटर, मतलब कि आपने वेस्ट कर दिया पेपर, टाइम और एफर्ट भी। तो टीसीपी क्या करता है, सेम प्रॉब्लम फेस करता है जब वो सेंड करता है बहुत छोटे 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 सेगमेंट्स को। मतलब आपने क्या किया, आपने एक लेटर में आप लिख सकते थे कि यस आई एम हैप्पी, ठीक है, ये आपने एक लेटर में लिख सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, आपने 3 लेटर बनाए,
3 लेटर के अंदर आई लिखा, एम लिखा और फिर यहाँ पर हैप्पी लिखा। तो ये क्या है, ये बहुत ज्यादा वेस्टफुल तरीका है, राइट। तो यही टीसीपी फेस करता है, काफी वेस्टफुल सिचुएशन, जिसमें छोटे छोटे सेगमेंट्स आप बार बार भेज रहे होते हो। सो इसी को बोला जाता है सिली विंडो सिंड्रोम। क्लियर है। तो सिली विंडो सिंड्रोम क्या है, टीसीपी क्या सेंड करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा सेंड रिपीटेडली, वेरी इनएफिशिएंट, हाई ओवरहेड एंड लो थ्रूपुट, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली इसके वजह से कनेक्शन के अंदर सी लाइक सेंडिंग लेटर फॉर ईच वर्ड इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंटेंस, है ना। तो यहाँ पर जो है आप काफी सारे छोटे छोटे पैकेट्स भेजते हो इंस्टेड ऑफ वन यूजफुल पैकेट। क्लियर है बात। अब इस ये क्या है, इसके कॉजेस, कॉज वन है कि सेंडर क्रिएट्स स्मॉल सेगमेंट। अब सेंडर नहीं, एप्लीकेशन नहीं, क्या कर रहा है, छोटा छोटा डेटा, स्मॉल स्मॉल डेटा, 1 बाइट एट अ टाइम फॉर एग्जाम्पल सेंड कर रहा है, ठीक है। तो टीसीपी इमीडिएटली जो है उसको भेज देता है भाई, रैप अप कर लेता है इट इन द फुल टीसीपी आईपी हेडर, और फिर उसको बार बार रिपीटेड टाइनी सेगमेंट्स को भेजना पड़ता है। फाइन। तो इसका एग्जांपल यही है कि वन बाइट है यहाँ पर, है ना, 1 बाइट प्लस 40 बाइट का इसमें ओवरहेड यानी हेडर लगता है। हमेशा याद है ना, ये अगर आपका डेटा है तो उसके साथ हमेशा हेडर लगता है ताकि वो क्या हो, ट्रांसफर हो सके। तो अगर 1 बाइट का डेटा है तो हेडर तो 40 प्लस बाइट का है ना, तो कितना ज्यादा यहाँ पर आपका वेस्टेज ऑफ मेमोरी भी हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर यही बोला जाता है कि डेटा आप ज्यादा से ज्यादा भेजो। तो ये एक तो कॉज हो सकता है कि छोटा एप्लीकेशन ही जो सेगमेंट्स भेज रहा है वो छोटे भेज रहा है। और कॉज 2 ये है कि रिसीवर एडवर्टाइजेस द स्मॉल विंडो, यानी कि रिसीवर क्या कर रहा है, रिसीवर का एप्लीकेशन जो है वो डेटा को धीरे धीरे रीड कर रहा है, उसकी कैपेसिटी बहुत कम है, बफर ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, एंड एडवर्टाइजर्स स्मॉल विंडो, यानी कि अब वो छोटे छोटे बाइट्स जो है ना, जो रिमेनिंग विंडो है, तो वो छोटे छोटे बाइट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो सेंडर सेंड्स द टाइनी सेगमेंट्स। तो या तो एप्लीकेशन ही छोटे सेगमेंट्स भेज रहा है, या तो रिसीवर का बफर वो फुल हो चुका है इसलिए वो छोटे छोटे सेगमेंट्स ले रहा है। तो ये 2 कॉजेज इसके हो सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन फर्स्ट है फॉर सेंडर, है ना, सेंडर के साइड से, कि नागलेज अल्गोरिदम, ठीक है। तो इसमें क्या रूल है कि पहले आप फर्स्ट बाइट इमीडिएटली सेंड कर दो, ठीक है, फर्स्ट बाइट इमीडिएटली सेंड कर दो। आफ्टर दैट डू नॉट सेंड स्मॉल सेगमेंट्स, ठीक है, 1 बाइट सेंड कर दिया, अब उसके बाद छोटे सेगमेंट्स मत भेजो, वो डेटा को एक्यूमुलेट करो, मतलब जमा करो सारे डेटा को, अंटिल आपको जो है मैक्सिमम सेगमेंट साइज नहीं मिल जाता, ठीक है। या फिर यू रिसीव एसीके फॉर द प्रीवियस डेटा, जब तक वो प्रीवियस डेटा पहुंच नहीं जाता ना, जब तक जितना डेटा आपका आ सकता है आपके हाथ में उसको ले लो, ठीक है। तो इसका इफेक्ट ये है कि टाइनी सेगमेंट्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड अगर हम यूज नहीं करेंगे इस एल्गोरिदम को तो आप एक एक करके भेजोगे, एंड इसके साथ आप एक्यूमुलेट कर सकते हो एंड 4 बाइट्स को एक ही सेगमेंट में भेज सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया है ना। आप क्या करो, एक पार्सल भेज दो, एक पार्सल भेज दो, जब तक वो रास्ते में है आप जितने जमा कर सकते हो जमा कर लो अपने मैक्सिमम सेगमेंट साइज तक, या फिर जब तक आपको एसी के रिसीव नहीं हो जाता, एंड फिर उस पूरे को एक साथ भेजो, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर नागलेस एल्गोरिथम वर्क। फिर यू हैव क्लार्क सोल्यूशन। क्लार्क सोल्यूशन है रिसीवर के लिए, ठीक है। तो जो रिसीवर है इट डज नॉट एडवर्टाइज टाइनी विंडो साइज, मतलब कि यहाँ पर जो है आपका जो छोटी विंडो बचती है जब बफर जो है आपका फुल हो जाता है, तो ये बताओ ही मत सेंडर को, ये बता रहा है क्लार्क, क्या बता रहा है क्लार्क, कि एडवर्टाइज ही मत करो कि अब आपकी जो विंडो है वो छोटी बची है। एडवर्टाइज 0 अंटिल बफर एटलीस्ट हाफ एम्प्टी और स्पेस फॉर एमएसएस इज अवेलेबल, ठीक है। तब तक वेट करो जब तक बफर जो है वो आधा भरा हुआ है या आधा खाली हो, एंड या फिर आपकी स्पेस अवेलेबल हो, तब जाके एडवर्टाइज करो कि हाँ विंडो का साइज जो है वो अच्छा खासा हमारे पास है। इसके वजह से क्या इफेक्ट है कि प्रिवेंट सेंडर फ्रॉम सेंडिंग द टाइनी सेगमेंट्स, ठीक है। तो कम्युनिकेशन अगेन स्मूथ होगा। देन यू हैव डिलेड एक्नॉलेजमेंट। डिलेड एक्नॉलेजमेंट किसमें है, रिसीवर के साइड में। तो रिसीवर जो है वो मतलब वो सेंड नहीं कर रहा है एक्नॉलेजमेंट इमीडिएटली, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्नॉलेजमेंट ही नहीं भेजेंगे ना, जल्दी जल्दी भेजेंगे तो सेगमेंट्स हमारे पास छोटे छोटे आएंगे, तो हम वेट करेंगे अप टू 500 मिली सेकेंड और अंटिल 2 सेगमेंट हमें रिसीव हो जाए, एंड देन हम अपने एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम मल्टीपल सेगमेंट्स के लिए एक बार में एक्नॉलेजमेंट भेज देंगे। तो इसका इफेक्ट क्या है, रिड्यूसेस द एक्नॉलेजमेंट ओवरहेड एंड गिव्स टाइम फॉर द बफर स्पेस टू फ्री। क्लियर है। सो आई होप आपको समझ में आया। टीसीपी जो है वो बहुत बार सिली विंडो सिंड्रोम से सफर करता है, व्हेन आइदर जो सेंडर है या रिसीवर है वो उसको फोर्स करता है कि टाइनी पैकेट्स रिपीटेडली ट्रांसमिट करो। तो यहाँ पर बैंडविड्थ भी आपकी वेस्ट होती है एंड एफिशिएंसी भी रिड्यूस होती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए सेंडर जो है वो नागलेज एल्गोरिथम का यूज करता है, रिसीवर क्लार्क सोल्यूशन का यूज करता है, एंड रिसीवर डिलेड एक्नॉलेजमेंट का भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि यहाँ पर क्या है आपका सिचुएशन। बाकी ये डायग्राम है किसका, आपका सिली विंडो सिंड्रोम का। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका रिसीवर का जो बफर है वो फुल है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब रिसीवर की मेमोरी फुल हो गई,
तो ये आपका और डेटा एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। सो सेंडर को क्या करना पड़ेगा, अपना सेंडिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर एप्लीकेशन क्या करेगा, 1 बाइट रीड करेगा। ठीक है, एप्लीकेशन क्या करेगा, ऑन द रिसीवर साइड रीड करेगा जस्ट 1 बाइट फ्रॉम द बफर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोग्राम है, वो डेटा स्लोली स्लोली रीड कर रहा है, ठीक है, तो ओनली 1 बाइट एट अ टाइम ये अब रीड करेगा। क्लियर है, तो बफर की जो मतलब स्पेस है वो फ्री होने का वेट करेगा, तो एक एक बाइट ये यहाँ पर रीड करेगा। उसके बाद क्या होगा, रिसीवर एडवर्टाइज करेगा कि हाँ अब जो है मेरे पास स्मॉल विंडो प्रेजेंट है, क्योंकि एक एक बाइट फ्री हो रही है, तो रिसीवर क्या करेगा, एडवर्टाइज करेगा कि आई हैव 1 रूम फ्री, रूम फॉर 1 मोर बाइट, है ना, एक और बाइट के लिए मेरे पास अब जगह आ गई है। मतलब इसने विंडो अपडेट सेगमेंट का यहाँ पर अपडेट हमें भेज दिया। ठीक है, इसको बोला जाता है विंडो अपडेट सेगमेंट सेंड। क्लियर है, तो अब जो है नया बाइट यहाँ पर अराइव होगा। ठीक है, अब सेंडर क्या करेगा, एक बाइट सेंड करेगा और अब वो जो है आपके रिसीवर में जाएगा। ठीक है, अब वापस से रिसीवर फुल भर जाएगा, क्योंकि एक ही जगह थी, उसने उसका एडवर्टाइजमेंट कर दिया भाई एक जगह फ्री है, एंड वो भी फुल हो गई, है ना। सो अब क्या होगा, अब ये साइकिल रिपीट करेगी, रिसीवर फ्री करेगा 1 बाइट एट अ टाइम, है ना, एडवर्टाइज करेगा कि 1 बाइट विंडो प्रेजेंट है, सेंडर 1 बाइट को सेंड करेगा। तो टाइनी पैकेट जो है वो बार बार फ्लो होते रहेंगे। दिस इज वाई और एग्जैक्टली सिली विंडो सिंड्रोम लुक्स लाइक। तो इसी को आपको समझना है कि यही क्या है, सिली विंडो सिंड्रोम है, जिसमें एक एक फ्री होते ही अगर आप बताओगे तो ऑब्वियसली आपको एक बाइट फिर से मिल जाएगी, है ना। तो ये क्या है, ये तब होता है जब रिसीवर जो है बार बार अपने बफर का एडवर्टाइज करता है, जिसके वजह से सेंडर फोर्स होता है टू सेंड द टाइनी सेगमेंट्स अगेन एंड अगेन। क्लियर है बात, तो आई होप यू अंडरस्टूड। तो कंबाइंड सोल्यूशन क्या है, ऑल 3 टेक्निक्स यूज टुगेदर, ये सब हम एक साथ यूज कर सकते हैं एंड एफिशिएंट इसका हमारा रिजल्ट आता है। क्लियर है, तो सिली विंडो सिंड्रोम जो है वो रिड्यूस होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें टीसीपी वर्सेस यूडीपी की, जिसमें पीवाईक्यू आया है, फॉर ईच एप्लीकेशन डिटरमाइन टीसीपी और यूडीपी एंड जस्टिफाई, है ना। मतलब कौन से एप्लीकेशन के लिए कब क्या यूज करना चाहिए, टीसीपी या यूडीपी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देख लो, सबसे पहले हमें टीसीपी कब यूज करना है, जब रिलायबिलिटी क्रिटिकल है, मतलब कि हमारा डेटा अगर 1000 बाइट्स भेजी है तो 1000 बाइट्स ही जानी चाहिए, कुछ भी लॉस नहीं होना चाहिए। सो इन दैट केस टीसीपी का यूज होता है, ऑर्डर मैटर करता है एंड वी कैन टॉलरेट लिटिल बिट डिले, है ना। एप्लीकेशंस कौन से हैं, फाइल ट्रांसफर, आपका ईमेल, एसएमटीपी, वेब ब्राउजिंग, रिमोट लॉगिन, डेटाबेसेस क्वेरी। खैर ये हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपका था पीवाईक्यू में, इसलिए मैंने इसका वापस से आपको बता दिया कैसे लिखना है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते थे। यूडीपी कब यूज करना है, जब स्पीड इंपॉर्टेंट है ना, आप जो है लेस टॉलरेबल, मतलब कुछ अगर लॉस भी हो गया डेटा तो इट्स टॉलरेबल, लो लेटेंसी नीडेड। कब यूज होता है अब आपको पता है, वीडियो स्ट्रीमिंग में, वीओआईपी कॉल्स में, ऑनलाइन गेमिंग, डीएनएस, डीएचसीपी, ब्रॉडकास्टिंग, यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग। ठीक है, देन स्पेशल केसेस, यूट्यूब रेगुलर वीडियो, इसके अंदर हम टीसीपी का यूज कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन लाइव के अंदर हम यूडीपी का यूज करेंगे, है ना। वेब आरटीसी के अंदर भी आप यूडीपी का यूज करोगे। ठीक है, सो दैट वाज ऑल एंड योर यूनिट इज कंप्लीट गाइस। तो इसमें आपके ये कुछ रिवीजन पॉइंट्स हैं जो आप चाहो तो रीड कर सकते हो। टीसीपी यूडीपी का डिफरेंस है, कंजेशन कंट्रोल फेजेस, सॉकेट प्रोग्रामिंग स्टेप्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, एंड दैट्स ऑल। आई होप आपको समझ में आ गया है। हमने पूरा का पूरा यूनिट जो है वो कंप्लीट कर लिया है, सारे पॉइंट्स, एंड काफी अच्छी बात मुझे ऐसा लगा था, मैंने ट्राई किया काफी और वीडियोस में भी, पीवाईक्यूज अगर मैं कॉन्सेप्ट से पहले मेंशन कर देती हूँ तो आई होप आपको ये समझ में आ जाता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है एंड इसका क्वेश्चन किस फ्रेम में पूछा जा रहा है, किस फॉर्मेट में पूछा जा रहा है। सो आई होप कि दिस वाज बेटर वीडियो एंड यूनिट 4 जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ टेल मी, यूनिट 5 एंड 6 के लिए भी आपको ऐसे ही वन शॉट चाहिए या सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू सोल्यूशन भी आपको चलेगा, अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सिर्फ पीवाईक्यू, लेकिन आई डोंट थिंक सो पर्सनली कि सिर्फ पीवाईक्यूज आर मतलब सफिशिएंट। क्योंकि अगर ऐसी वीडियो है देखो, तो पीवाईक्यूज भी कवर हो रहे हैं एंड पूरा यूनिट भी कवर हो रहा है, यू कैन सिट फॉर 2-3 आवर्स एंड कंप्लीट वन शॉट, सो दैट इज अ गुड वे। बाकी कुछ लोग बोल रहे हैं कि पार्ट्स में डालो, देखो कभी मैं वन पार्ट्स में डालती हूँ तो यू से वन शॉट में डालो, कभी मैं वन शॉट में डालती हूँ तो यू से पार्ट्स में डालो। देखो अब ये 2-3 आवर्स की इसलिए हो रही है वीडियो, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एंड आई एम ट्राइंग टू जस्ट मेक द थिंग्स इजियर फॉर यू एंड आपके दिमाग में बैठ जाए, इसलिए मैं उसको ज्यादा टाइम दे रही हूँ। अदरवाइज ये क्या है, ये जरा सी 31 पेजेस की पीडीएफ है, अब मैं इसको जल्दी से पढ़ के मैं आधे घंटे में भी खत्म कर सकती थी, बट इट्स नॉट माई
वे ऑफ टीचिंग। तो अब आप देखो, अब आपको मैं इस वक्त अब पार्ट्स में भेजूंगी, वीडियो सेंड करूंगी, तो भाई दैट वुड बी अ नॉट गुड थिंग, क्योंकि आपके एग्जाम्स हैं अब 2-3 दिन में स्टार्ट होने वाले हैं, तो दैट वुड नॉट बी अ ग्रेट थिंग, ठीक है। तो प्लीज ट्राई एंड टेल मी कि अब आपको जो बचे हुए 2 यूनिट्स हैं वो कैसे चाहिए, इवन आपको अभी एग्जाम से पहले चाहिए या फिर सीएनएस के गैप में भी मिलेगा तो चलेगा। एवरीथिंग यू कैन जस्ट, जो भी आपके दिल में, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड आई होप कि ट्रांसपोर्ट लेयर आपको नेटवर्क लेयर से तो ज्यादा इजी लगा होगा। नेटवर्क लेयर काफी बड़ा यूनिट था, स्टिल उसके पीवाईक्यूज आप जो है करके देख लेना। एंड या मतलब जो भी अगर कॉन्सेप्ट कोई हार्ड लग रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन आई डोंट थिंक सो ट्रांसपोर्ट लेयर में इतने ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप स्किप कर सकते हो। तो क्योंकि सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए, पीवाईक्यूज काफी सारे हैं, तो अब आप जाके खुद भी पीवाईक्यूज में देख सकते हो कि जो क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में पढ़े क्या वो एग्जैक्ट पीवाईक्यूज थे या नहीं थे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड यस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।